ओके। मेरा पहला क्वेश्चन, कोई हाथ ऊपर करो जो आंसर करने वाला है। कौन आंसर करने वाला है? फर्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाऊंगी क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पहला कौन आंसर करेगा? हेलो। हरी जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरे को। अभी अभी आ रही है क्या मैम? हाँ, अभी आ रही। चलो हरी जी, पहला वो शायद क्वेश्चन, वो हेडसेट पहला क्वेश्चन कनेक्टेड नहीं। आपके लिए। An, अच्छा, an ठीक है। accused person Raj confesses to a crime during custodial interrogation without the presence of a lawyer. तो ये जो आंसर आपको देने हैं, ये आपके समझ के हिसाब से मुझे देने हैं कि एक अक्यूज पर्सन है, ठीक है, राज नाम का, एंड हाँ, उसने कस्टोडियल इंटरोगेशन में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. हा, मीच तो त्यांनी पाटलांच्या संडासाचा डबा चोरी केलाय. मीच तो, ठीक है, तो उसने कबूल हाँ। कर लिया. ठीक है. कैन दिस कन्फेशन बी एडमिटेड एज एविडेंस इन द कोर्ट अंडर BNSS 2023? No, it cannot be considered as evidence, whether it is in the presence of lawyer or not, because it is in under custodial interrogation. ओके, तो याद रखना Unless गाइस. the हाँ, बोलिए. unless it has been recorded by a means of a video or a sound recording. वो तो आप पहले उसको मार लो और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग कर लो. नहीं, फिर भी नहीं होगा वो। अगर आप, ऐसा है तो मैं वो मैं नहीं, आपको इट विल मैं नॉट आपको बी। ही ये कर रही हूँ. आई एम जस्ट आस्किंग यू क्वेश्चन ऑन द थिंग दैट यू आर मेंशनिंग, राइट? लाइक यू सेड कि अनलेस अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो तो फिर वो माना नहीं जाएगा. तो मैं आपको एक सिनेरियो दे रही हूँ जहाँ पे मैंने पहले मारा और उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग पे उसका कन्फेशन वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो क्या वो माना जाएगा? नहीं, वो भी नहीं माना जाएगा अगर एंटायर इंटरोगेशन को रिकॉर्ड किया हुआ है स्टार्ट से वो लेके एंड कैसे तक पता तो। चलेगा आपको स्टार्ट टू एंड तक रिकॉर्ड है कि नहीं है? मैं तो आपको क्लिप बता रही हूँ. मैं तो 24 आवर्स थोड़ी वहां पे कैमरा लगा के बैठने वाली हूँ. सो इन एनी केस आई विल से इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है. देर इज वन केस वेर इट इज एक्सेप्टेबल. किसको पता है कि कौन सा वो वन केस है? हाँ, शशिकला मैडम. अगर मैं वो कॉन्फेशन देता है, उसमें अगर वो कुछ जो चीज बताया था कि वहां पे है, अगर कुछ मर्डर किया, उसने वेपन रखा है वहां पे, वो बताया और वो वहां पे जगह पे मिलता है पुलिस लोगों को, तो और एक्सेप्ट की जा सकता है ना? नहीं, वो एक्सेप्ट होता है, ठीक है, लेकिन हम हाँ। ट्रायल कन्फेशन की बात कर रहे हैं. हम उस एविडेंस की बात नहीं कर रहे कन्फेशन की वजह से पुलिस को मिला है. हम बोल रहे हैं कि कन्फेशन जो पुलिस में दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में दिया जाता है, उसको नहीं माना जाता, लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर इट. एक ऐसी जगह है जहाँ पे कन्फेशन माना जाता है. वो कौन सा एक्सेप्शन है? हाँ, सुनिए. If he confesses in front of a magistrate, then it is admissible. यस. तो मयूरेश, रेप केस हो, कुछ भी केस हो, याद रखना, ये एविडेंस एक्ट में भी आप आगे पढ़ोगे कि कस्टोडियल में कस्टडी में दिया हुआ एविडेंस कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता. द ओनली एक्सेप्शन इज इफ इट इज गिवन इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट. तो मैजिस्ट्रेट अगर वहां पे पुलिस में बैठा हो और अगर फिर वो कन्फेशन दे रहा हो तो फिर वो एडमिसिबल हो जाता है. वरना कोई भी कन्फेशन, कुछ भी कन्फेशन दे दे, वो एडमिसिबल नहीं होता. बिकॉज दिस इज अ रूल मेड टू मेक श्योर कि जो अक्यूज है उसको उसको टॉर्चर करके कन्फेशन नहीं लिया जाए. जैसे कि अब हरी जी ने जब बताया तो हरी जी ने बोला कि वीडियो कॉन्फ्रेंस लिया तो ये किया तो मैंने कैसे बताया कि हो सकता है कि पहले मैंने मारा हो, बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसेस किया हो. तो एक शक बैठ जाता है मन में कि सच में क्या ये कन्फेशन जो है वो वॉलेंटरीली दिया है या उस पे कोई दबाव डाला गया है. यू नो एक मूवी थी इसकी, क्या नाम है उसका, अजय देवगन की. ठीक है, तो उसमें उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है और बाद में उसको बोला जाता है कि बोल के कबूल करके तूने ही मतलब इसका मर्डर किया है करके. तो कबूल नहीं करता नहीं करता नहीं करता, फाइनली उसकी मम्मी को लेके आते हैं और उसकी मम्मी को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं. तो फिर वो बोलता है कि माँ को टॉर्चर मत करो, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ. तो ये सारा चीज़ बहुत हो चुका है एंड दिस इज लाइक दैट. एंड इसी वजह से क्या कर रहे हैं वो लोग
कि बोल रहे हैं कि ये काम कर देते हैं, हम कन्फेशन जो कस्टडी में लिया जाएगा उसको मानेंगे नहीं, खत्म बात। अगर मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाएगा तो ही हम उसको मानेंगे, ठीक है। और इसके बिहाफ पे तुमने देखा होगा बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कस्टडी में तो बोल देते कि हाँ 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 हमने खून किया है, ताकि वो टॉर्चर से बच जाए, लेकिन कोर्ट में जाके फिर वो बदल देते हैं अपना कन्फेशन, ठीक है। कोर्ट में जाके बोलते कि नहीं 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 मैंने तो खून नहीं किया, वो तो हम जबरदस्ती मुझसे कबूल करवाया था। अच्छा, अब ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आंसर सिर्फ इतना लिख के मत छोड़ना, ये भी बता देना कि एक बंदे के राइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड। अगर किसी को पकड़ा जाता है, तो हमने सुबह को भी इसको डिस्कस किया था, कौन रिपीट कराएगा? अगर किसी को पकड़ा जाता है तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, बताओ जल्दी, क्या राइट्स होते हैं? Ma'am, right to be informed about the offense for which he has been arrested. बराबर Then right to call for his lawyer. Then बराबर right to inform his relatives and friends about his arrest. बराबर, और बस उतने ही राइट्स आपको। और मैम उसके आपको बाद भी Right to सुननी चाहिए हमें। आपको मैं डंडा लेके डंडे पे मस्त में तेल लगा के मस्त में से पॉलिश वॉलिश करके मस्त में मार 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 सकती हूँ, उस पे आपके राइट्स नहीं है। हाँ शशिकला जी, हाँ, उसको बताना चाहिए कि उसको किस लिए अरेस्ट कर रहे। वो तो सपन जी बोल चुके हैं, एक ही पॉइंट को आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इससे आंसर बड़ा होगा लेकिन रीडिंग करने वाले को समझ में आ जाएगा कि आपको दूसरे पॉइंट्स आते नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन, हाँ बरोबर मयूरेश जी। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों को, मैं डंडे पे तेल लगा के पॉलिश करके मस्त में मार सकती हूँ क्या जेल में? तो वो भी तो है ना। देखो गाइस, याद रखना, बीएनएसएस पढ़ना है ना, तो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, आपको बीएनएसएस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप अपना लॉजिक लगाओ ना। मैंने कितनी बार बोला कि आप ये सोचो कि अगर आपको अरेस्ट करके पुलिस लेके जाती है तो ऐसे कौन सी चीजें होंगी जो आप चाहोगे कि आपके साथ ना हो, ठीक है। लाइक दैट इज योर राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है। तो आर्टिकल 2021 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बरोबर मयूरेश सुनील जी, वो भी सही है। मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसको लेके चले जाओ, अफजल जी वेरी गुड। 48 आवर्स की इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन करते रहो। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो डीके बासु में हमने पढ़ी थी, ठीक है, वो सारे आपके राइट्स बन जाते हैं, राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड। वेरी नाइस। तो इस स्लाइड्स में डाल दूंगी, तो आप ये राइट्स वगैरह देख सकते हो। राइट फॉर काउंसलिंग, वॉलंटियर काउंसलिंग और जुडिशियल स्क्रूटिनी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट अगर होता है तो कन्फेशन वॉलंटरी माना जाता है। केस लॉस देख लेना। नेक्स्ट वाला कौन आंसर करेगा, जल्दी चलो, ज्यादा नहीं, 10 सेकेंड। मैं अर्लियर दो स्क्रीन दिखाओ ना, वो केस लॉ और वो सारी स्लाइड्स में डाल दूंगी वेबसाइट पे सुनील जी, क्योंकि मुझे अरेस्ट, ये मैं ऑलरेडी सेशन कर चुकी हूँ पहले, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं डाल दूंगी। तो आज मैं सिर्फ एक इंटरेस्ट जगाने के लिए इसको कर रही हूँ। मेडिकल टेस्ट कंप्रोमाइजेज ऑफ विच टेस्ट, एक्चुअली मेडिकल टेस्ट जो होते हैं ना, डिपेंड्स होता है। तो एक नॉर्मल, जो कुछ नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो तुम्हारा सीबीसी होता है, तुम्हारा बॉडी का मतलब देखना कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई ब्रूजेस तो नहीं है। एक बॉडी का फोटो बनाया जाता है उस पेपर पे, तो उस बॉडी के फोटो पे अगर तुम्हारे हाथ पे कई ब्रूजेस है या तुम्हारे पैर पे कई ब्रूजेस है या कहीं पे भी, ब्रूज का मतलब पता है ना तुम्हें क्या होता है? मुझे मराठी में नहीं पता ब्रूज को क्या बोलते हैं। अम, घाव नहीं, घाव तो वुंड होता है, ब्रूज क्या होता है? निशान, सूजन। सूजन, हाँ सूजन इज स्वेलिंग एक्चुअली। ब्रूज मतलब सूजन नहीं होता, ब्रूज मतलब वो काला काला होना, पता है किसी जगह पे हाँ, आपको लगता है मक्का कि मार मक्का मार हाँ मक्का मार रहता है ना, जो दिखता नहीं है, अंदर से क्लॉटिंग होता है। हाँ, नहीं दिखता है इसलिए उसको ब्रूज बोलते हैं, क्योंकि वो दिख जाता है। ऐसे नहीं कि दिखता नहीं है, दिखता है इसलिए उसको ब्रूज बोलते हैं ना। तो मैं ये बोली कि आप समझ लो वो क्या चीज़ है, मुझे मराठी में एग्जैक्टली उसका ट्रांसलेशन नहीं पता ब्रूस को क्या बोलते हैं, बट इट्स बेसिकली जब किसी को आप सपोज चाटा मारते हैं कोई, तो जैसे अरमाइती जी बोली कि वो ब्लड क्लॉटिंग वहाँ पे हो जाता है ना, तो वो निशान रह जाता है, राइट। तो वो जो निशान होता है ना उसको ब्रूस बोलते हैं, ठीक है। मुक्का मार हो, कोई भी मार हो, तो ये एक बॉडी का फोटो बनाया जाता है, और जहां जहां पे वो लगा है आपको,
तो वो वहाँ पे नोट डाउन होता है। क्यों नोट डाउन होता है? हो सकता है कि आप फाइट करके आए हो सकता है कि हरी जी का फाइट हो गया सैवियो जी के साथ, और दोनों में मारा मारी हो गई, दोनों को पकड़ के लेके आ गए, जैसे वो अमर प्रेम, तो दोनों को लेके आ गए कि दोनों वहां पे उठक बैठक कर रहे थे, तो ऐसे करके दोनों को लेके आ गए। बाद में इन दोनों ने कंप्लेंट डाल दी कि भाई हमें ये जो मार लगी है, ये तो पुलिस वालों ने मारा है हमें, ठीक है, तो ये तो पुलिस वालों पे गलत इल्जाम हो गया। इसी वजह से जो फर्स्ट इसी वजह से स्टार्टिंग में एक मेडिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी होता है। यस। मैम इज इट खर्चट? मुझे नहीं पता उतना, सॉरी, आइडिया नहीं है। ब्रूज मैं आपको आप लोगों को दिखा सकती हूँ ब्रूज कैसे करते हैं। मैम इट बिकम्स मरून कलर। हाँ, बाद में वो ब्लैक हो जाता है। आई जस्ट शो यू सम फोटोज, वेट जस्ट अ सेकंड। तो ये जो दिख रहे हैं फोटो, ये लड़की के चेहरे पे वो नहीं, ये जो हाथ पे देखो, जैसे वो हाथ पे दिखा रहा है, ये वाला हाथ पे लगा है, ये पहले पपल होता है जब आपको कुछ लगता है, उसके बाद में फिर वो दिस आर एविडेंस ऑफ लाइक कि ये सिर्फ तभी आएगा जब आपको एक्चुअली किसी ने मारा हो या आप गिरे हो। इवन जब फीमेल्स आते हैं, अब्यूजल फीमेल्स आते हैं, तो उनके हाथों पे, बॉडी पे ऐसे निशान मिलते हैं, तो इसकी चेकिंग होती है, ठीक है। तो अरमाइती जी ने जो पूछा कि मैम मेडिकल में क्या क्या होता है, तो मेडिकल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि सीबीसी होता है, और ये ब्लड चेकिंग होता है। बहुत लोगों को लगता है कि एचआईवी, फिर पता नहीं एसटीडी और पता नहीं क्या क्या टेस्ट होते हैं क्या, तो उसका प्रोविजन इतना नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली देखो, ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है, इट इज डन ऑन द इंटेंशन ऑफ कि भाई कल तुम उन पे कोई इल्जाम ना लगा सको कि उन्होंने तुम्हें मारा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली उन्होंने तुम्हें एचआईवी तो नहीं दिया होगा कि पुलिस वाले बोलेंगे हाँ हाँ चलो बकरा आ गया, चलो इसको एचआईवी दे देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो एचआईवी टेस्ट का इतना जरूरी नहीं हो जाता उस मेडिकल में करने, मतलब कॉमन सेंस लगा, ठीक है। जब भी आप लोग कहीं स्टक हो ना, यू आर अ लॉयर ना, ठीक है, आप अपना कॉमन सेंस लगाओ कि कि ऐसे कौन सी चीजें होंगी जो मेडिकल में लाइक जरूरी पड़ जाएंगी। तो मेडिकल में जैसे कि सीआईबीसी तो सीबीसी तो इसलिए करते हैं ताकि उसको बुखार वुखार जो भी है, वो तो एक जनरल टेस्ट होता है। एक्सरे कराते हैं, ठीक है, एक्सरे में ऑब्वियसली कोई भी अगर फ्रैक्चर वगैरह कुछ होगा या कुछ ऐसा हो, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है कि हो सकता है कि मारा मारी में किसी ने किसी का सर तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, और वो मंदल लंगड़ाते लंगड़ाते आ गया, तो उस टाइम पे वो नोट डाउन करना जरूरी है कि ये ऐसे लंगड़ा रहा था, और उसका एक्सरे लेना जरूरी है, बिकॉज बाद में वो बोल सकता है कि पुलिस वाले ने मेरी टांग तोड़ दी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो किया जा रहा है, ये कस्टोडियल टॉर्चर नहीं हमने किया, ये कस्टडी में नहीं किया, ये बताने के लिए होता है। और ये इवन आपने देखा अगर हो, तो जब आप हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को लेके जाते हो, तो वो हॉस्पिटल भी ये सारा डॉक्यूमेंट करता है कि बॉडी पे कहाँ कहाँ निशान है, क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ जो बेड सोर्स होते हैं, तो कहाँ कहाँ बेड सोर्स है, ये सारा वो नोट डाउन करते हैं ताकि आप उन पे इल्जाम ना लगा सको कि भाई ये तुम्हारे हॉस्पिटल में हुआ है। सो एवरीवन वांट्स टू बी सेफ, राइट, एवरीवन वांट्स टू, मतलब अपने अपने ट्रैक सबको कवर करने हैं, तो इसीलिए वो किया जाता है, ठीक है। ये भी शेयर क्यों नहीं हो रहा है? So second question. A victim of crime, Sita, files an FIR 2 months after the incident due to fear of retaliation from the accused. How does the delay affect the case under BNSS 2023? तो उसके साथ जब हुआ तब वो केस फाइल नहीं किया उसने, 2 महीने के बाद आके उसने FIR फाइल किया, क्या ये चलेगा? नो टाइम लिमिट विद, ठीक है।
मैम मैं आंसर करूँ क्या? हाँ बोलिए ना, करो ना। इसमें शी कैन फाइल, और यहाँ पे लेकिन फाइल करने का एक कंडीशन है कि इट शुड बी वैलिड, एंड रिटेलिएशन इज वन ऑफ द वैलिड रीजन। यस, तो गाइज ये समझ लो कि स्पेशली फीमेल्स के केस में, जो अब्यूजल के केस में होता है, मैनी अ टाइम दे आर सो ट्रॉमेटाइज बाय द फियर कि उनकी नहीं हिम्मत होती जाके तुरंत एफआईआर करने की। तो इसलिए उनको वो प्रोविजन दिया गया है कि अगर वो डिले होता है, ठीक है, उन ऐसे केसेस में, तो वो फिर भी वो एफआईआर फाइल कर सकती है। लेकिन हरी जी, एविडेंस का क्या होगा? सपोज एक रेप विक्टिम है, तो स्पर्म तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, विद इन लाइक फ्यू आवर्स। तो फिर ऐसे केस में एविडेंस का क्या किया जाएगा? इट माइट बी डिफिकल्ट टू गेट वैलिड एविडेंस लाइक मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फिर आप केस कैसे जीतोगे? As- हाँ, एविडेंस का तो इश्यू हो सकता है अगर स्पेशली रेप केस में, हम्म, तो लेकिन फिर साइंटिफिकली अगर मेडिकल टेस्ट करते हैं तो पता तो चल सकता है, या मतलब अगर विटनेसेस है, अदर अदर देन मेडिकल एग्जामिनेशंस, दूसरे भी तो एविडेंसेस हो सकते हैं जैसे कि जिसके ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल कोई विटनेस है या किसी ने ऑलरेडी वो होते हुए, या वो इंसिडेंट होते हुए देखा हो, या वो उस लड़की को जब लेके गए हो तभी देखा हो, तो ऐसे और सारे एविडेंसेस भी कर सकते हैं। और अगर समझो, अगर गॉड फॉरबिड अगर वो लड़की को प्रेगनेंसी हो गई हो, वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मयूरेश, वीडियो रिकॉर्डिंग कौन करता है रेप का? क्या बोल रहा है तू? यू नो एंड हरी जी, इट्स नॉट ऑलवेज कि एविडेंस में कोई आई विटनेस हो। दामिनी का सीन नहीं हो रहा, हाँ, कि कोई देख रहा है जो मतलब ऐसे होते हुए। तो इसमें देर इज नो वे दैट वी कैन प्रूव इट। ठीक है, वेरी गुड सुनील जी। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द अक्यूज्ड। इंडियन एविडेंस एक्ट जो आप पढ़ोगे अगले सेमेस्टर में, ये क्लियरली मेंशन करता है कि जब एक लड़की ऐसा कोई इल्जाम किसी लड़के पे डालती है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो लड़की के ऊपर नहीं होता, वो लड़के के ऊपर होता है, कि उसको प्रूव करना होता है कि वो इनोसेंट है। वो बता सकते हैं कि नहीं, मैं इस टाइम पे कहीं और था, मैं यहाँ पे था ही नहीं। सपोज मैं कंट्री के ही बाहर, तो मैं कैसे यहाँ पे हो सकता? सो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर चला जाता है। शी डजंट हैव टू प्रूव मच। हाँ सुनील जी। मैम यही तो रीजन लेके पुलिस वाले एफआईआर कर ही नहीं रहे जब से बीएनएसएस आया है। हाँ, नहीं, एफआईआर तो करना जरूरी होता है ना, एफआईआर तो उनको लेना ही होगा। ये तो एफआईआर की बात है, जब कोर्ट में केस जाता है तब की बात है, कि जब एविडेंस और सब कुछ लेके आते हैं तब इंडियन एविडेंस एक्ट लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, एफआईआर लेना तो जरूरी है, रेप केसेस में तो एफआईआर लिया ही जाता है ना। तो वो तो बिकॉज इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो तो एफआईआर उनको लेना ही होगा। अगर कोई आता है और वो बोलता है कि उसके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, तो उसको वो एफआईआर लेनी ही पड़ेगी, भले वो कितने टाइम के बाद ही आ रही है, बिकॉज विमेन के लिए स्पेशली ये सुविधा दी गई है। ठीक है, वेरी गुड हरी जी, याद रखना, दिस इज व्हाट आई वांट। ये आपने मेरा लास्ट सेशन ये मिस कर दिया था, ये मैंने बहुत अच्छा लिया था, कभी वो रिकॉर्डिंग देख लेना। तो इसमें मैंने वही तुम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि जब भी आप बीएनएसएस पढ़ोगे, तो ऐसे, आई नो निशा मैम बेर एक्ट को बहुत पसंद करती हैं और वो बेर एक्ट के प्रोविजन के थ्रू जाती है, बट मेरा एक्चुअली जब मैंने सीआरपीसी पढ़ा था, या मैं सीआरपीसी में पढ़ाती थी, या अभी जब मैं बीएनएसएस पढ़ती हूँ, तो मेरा इसको देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता है। मैं प्रैक्टिकल व्यू से सोच के उसको समझने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली सोच के मतलब उसका एप्लीकेशन लगाते हो, तब आपको समझ में आता है, अच्छा, तो ये चीजें याद रह जाती है कि अच्छा ओके, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अच्छा, मतलब ऑब्वियसली कि नहीं, मतलब मेडिकल तो हो नहीं पाएगा, स्पर्म जो उसके अंदर होंगे वो चले जाएंगे, फिर ऐसे केस में क्या होगा? सो प्रैक्टिकली अप्रोच हमेशा सोचा करो, तभी बीएनएसएस में मजा आएगा पढ़ने के लिए, यू लाइक लर्निंग इट।
ठीक है, तो रीजनेबल एक्सप्लेनेशन अगर दिया जाता है, एविडेंस पे क्या क्या इम्पैक्ट होगा वो भी कोर्ट को देखना पड़ेगा क्योंकि उसका डिले हुआ है। एंड फिर वो जुडिशियल डिस्क्रिशन पे चला जाता है कि उसको कैसे, मतलब उसको ये एक्सप्लेनेशन जो उसने दिया है उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। केस लॉ भी है जिसमें ये बोला गया था। चलो नेक्स्ट वन। द अक्यूज रवि आ गया अभी। रवि एब्सकॉन्ड्स आफ्टर द चार्जेस आर फ्रेम अगेंस्ट हिम। अब एब्सकॉन्ड का मतलब है भाग जाना, तो ये भाग गया। द ट्रायल कोर्ट डिसाइड्स टू प्रोसीड विद द ट्रायल इन हिज एब्सेंस। तो उन्होंने सोचा यार ये तो भाग गया, चलो फिर भी ट्रायल चला लेते हैं। क्या हम बिना उसकी मौजूदगी में उसका ट्रायल चला सकते हैं? क्या बीएनएसएस ये अलाउ करेगा? तुम सोचो, एज अ लॉयर सोचो। भाग गया, सामने वाली पार्टी भाग गया, क्या कोर्ट में केस चलेगा? या चला सकते हैं हम बिना उसकी मौजूदगी दैट मीन्स प्रेजेंस। आइडियली तो नहीं होना चाहिए नहीं होना क्योंकि चाहिए। he should be informed about what accusations have और been वो made तो 20 against. साल तक घूमता रहेगा विजय माल्या की तरह, तो 20 साल तक ट्रायल चलेगा ही नहीं। कॉमन सेंस, लॉजिक लगाओ। अगर कोई 20 साल तक एब्सकॉन्ड रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो उसका ट्रायल कभी चलेगा नहीं। तो फिर ये जस्टिस कैसे हो गया विक्टिम के साथ? विक्टिम तो बोलेगा यार Ma'am, can an ex parte order passed in this case? हम फिलहाल ट्रायल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ट्रायल चलेगा? क्योंकि देखो फेयर ट्रायल में क्या होता है, आर्टिकल 20 तुम्हें बताता है और कॉन्स्टिट्यूशन का कि सब इंसान के साथ फेयर ट्रायल होना चाहिए। फेयर ट्रायल मतलब क्या, कि तुम्हें ये बताया जाए कि तुम पे क्या क्या इल्जाम लगा है, व्हाट आर द एक्यूजेशंस अगेंस्ट यू। ठीक है, फिर तुम्हें कोर्ट में सारी जो विटनेसेस हो रहे हैं, सारी जो एविडेंस हो रहे हैं वो तुम्हारे सामने लिए जाए एंड तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिले कि तुम क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सको सारे विटनेसेस की। ठीक है, ये होता है एक फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल में ये चीजें होनी जरूरी है सारी। अब ये तो फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है बिकॉज वो बंदा सामने कोई भी एविडेंस आ जाए, जैसे कि एक अंदाजा समझ लो, रवि का लॉयर आप हो, ठीक है, एंड हरी जी लॉयर है विक्टिम की। ठीक है, तो हरी जी अपने एविडेंस लेके आ रहे हैं, विक्टिम का टेस्टिमोनी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन चैलेंज करने के लिए रवि है ही नहीं। ठीक है, सपोज उसका कोई लॉयर भी ना हो, सपोज। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, एक तरफा सारा सुना जा रहा है। वो एक्चुअली में अपना कुछ बोल ही नहीं पा रहा है कि वो था कि नहीं था, कि कहाँ गया था, बिकॉज वो है ही नहीं प्रेजेंट। तो ये नेचुरल जस्टिस तो नहीं है ना, ऑडी अल्टम पार्टम नहीं हो रहा है बिकॉज उसका तो कोई सुन ही नहीं रहा है, यर द अदर पार्टी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू इन दिस क्वेश्चन। और इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन एकदम ढूंढ के ऐसे निकाले हैं ताकि आप खुद सोच सको, एज अ लॉयर सोच सको कि भाई अगर आप विक्टिम के लॉयर हो और सामने वाला जो अक्यूज्ड है वो भाग गया है, तो आप क्या करोगे इस केस में? व्हाट वुड यू डू? श्योरिटी प्रेजेंट एब्सेंट ऑफ दैट पर्सन, क्या, एंड कोर्ट डिसीजन इज फाइनल। ऐसा नहीं होता ना मयूरेश, ऐसा अगर होता तो क्या बात होती फिर? वो एक तरफा फैसला नहीं सुनाया जा सकता। एक्स पार्टी डिसीजन जो होता है वो आप दे सकते हो, रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो रिलेटिव्स क्या करेंगे? देखो गाइस, ये समझो कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है, क्राइम में भी सबसे ज्यादा दो लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। कौन से दो लोग इन्वॉल्व होते हैं? वो द टू पीपल। बाकी पूरी दुनिया वहां पे मौजूद हो ना हो, ठीक है, आई डोंट केयर, देयर टू पीपल शुड बी देयर इन देयर। कौन से दो पीपल? अक्यूज एंड विक्टिम। वेरी गुड सपना जी। Accused and victim. करो जी, जो भी चल रहा है इन दोनों का चल रहा है, रिलेटिव्स का क्या लेना देना? रिलेटिव्स वहां पे हो ना हो उसका कुछ नहीं, आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रख सकते हो वहां पे, लेकिन वो नालायक निकला तो, वो आपकी तरह अच्छा लॉयर नहीं निकला तो वो तो उसको केस डुबा देगा। ठीक है, प्रोक्लेमेशन क्या होता है अफजल जी? तो इसका इसका एक इसका सोचो कि इसका तरीका क्या है। आपको विक्टिम के आपको एक बैलेंस रखना है, यू आर द जज नाउ। आपको विक्टिम को भी बहुत देर तक नहीं रुकाना है कि जब तक कि मतलब वो आएगा, उसको ढूंढेंगे, फिर ट्रायल चलाया जाएगा, तब तक तो विक्टिम का मतलब लॉस हो रहा है, उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है। और आपको अक्यूज्ड के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है बिकॉज अक्यूज्ड का ये राइट है कि वो
मतलब उसके सामने ये सारा मतलब हो सके। तो इसका आपको क्या लगता है कि अगर आप लॉ मेकर होते, आपने बीएनएसएस बनाया होता या आप जज हो, तो क्या प्रोविजन आप रखना चाहोगे जिससे ना इसका मतलब देखने वाले को ये समझ में आए कि ना इसके साथ कुछ गलत हो रहा है ना उसके साथ कुछ गलत हो रहा है? सोचो, दिमाग लगाओ। मे बी दे विल वेट फॉर सम टाइम एंड देन प्रोसीड विद द ट्रायल। हाँ, कितने टाइम के लिए चित्रा जी? 20 साल, 30 साल, 50 साल? आप नहीं रुक सकते हो। कॉमन सेंस से सोचो ना कि आप कितना टाइम रखोगे। आपको नहीं पता वो कब मिलेगा। यू नो, यू नेवर नो, राइट? लाइक वीरप्पन को कब पकड़ा जाएगा, किसको पता? ठीक है, तो आपको नहीं पता है। 30 डेज नहीं चित्रा जी, ऐसा कोई दिन हम नहीं सोच सकते कि इतने दिन रुकना है, उतने दिन रुकना है। ऑब्वियसली ऐसे केस में 7 साल, और मैती जी बोल रहे हैं 7 साल तक रुको। अगर 7 साल तक वो पकड़ा नहीं गया तो केस चलाना शुरू कर दो। और ये मैती जी, सेक्शन 7 साल में तो अगर वो नहीं 356 मिला में तो कोर्ट मान लेगी कि वो मर गया है। 7 साल तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, ये रिमेम्बर 7 years तक अगर कोई सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया, तो आईपीसी में हमारा प्रोविजन था कि उसको कोर्ट मरा हुआ घोषित करती है। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी वो है कि अगर 7 साल तक कोई नहीं दिखाई दिया तो दैट इज एन एविडेंस इन इटसेल्फ कि वो मर चुका है। हाँ हरी जी। ये सेक्शन 356 में है, मैं रीड कर रहा हूँ एग्जैक्टली क्या प्रोविजंस है। नहीं, मुझे प्रोविजन नहीं चाहिए। मुझे, मैं यही हाँ बोल रही मतलब हूँ, वही मेरे मेरे सेफगार्ड्स। मेरे सेशन में मुझे सिर्फ आपका लॉजिक चाहिए। मुझे प्रोविजन नहीं चाहिए। आई डोंट वांट द एग्जैक्ट प्रोविजन। आई एम पुटिंग यू इन द शूज वेयर आई वांट कि आप क्या करोगे। मुझे एग्जैक्ट प्रोविजन चाहिए नहीं। बिकॉज जब आप अपना ब्रेन यूज करना शुरू कर देते हैं ना, तब जाके चीजें याद रहने शुरू हो जाती है। दिस इज माई मेथड ऑफ थिंकिंग। दिस इज बेस्ड ऑन द न्यूरो साइंस रिसर्च दैट आई हैव डन ब्रेन के ऊपर। तो आप सोचो, आप मुझे बताओ कि अगर ऐसा केस हो जाता तो आप क्या करोगे? क्या आप ये ये ट्रायल चलाओगे? प्रोसीड कर सकते हैं विद द ट्रायल। फिर रवि के राइट्स का क्या करेंगे? अक्यूज के राइट्स का कि उसको, देखो गाइस, एकदम सिंपल लॉजिक लगाओ ना। अभी फिलहाल जैसे बोलते हैं ना कि अभी फिलहाल हम ट्रायल शुरू कर देते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, और जब रवि पकड़ा जाएगा तो रवि को मौका दे देंगे कि अगर वो चाहे तो किसी भी उनको सब कुछ बताया जाएगा कि ये सारा मतलब हुआ है तेरे एब्सेंस में। और अगर वो चाहे तो इनमें से किसी को भी वापस बुला सकता है टेस्टिमोनी देने के लिए। आपने कोर्ट में देखा होगा ना कि वो बैठ जाता है, वो पूछता है कि एनी क्रॉस एग्जामिन, तो वो बोलता है कि नो क्वेश्चंस मिल आउट, लेकिन मैं बाद में इसको जरूर बुलाना चाहूंगा। तो ये बात का जो ऑप्शन है ये रवि को मिलता है कि जब भी रवि पकड़ा जाएगा, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं 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 अभी हम डिसीजन दे चुके हैं तो तेरे को फाइनल डिसीजन है। ये फाइनल नहीं होता, याद रखना। एक्स पार्टे डिसीजन कभी फाइनल नहीं होता। एक्स पार्टे डिसीजन जब भी दिया जाता है, हमेशा किसी भी केस में, तब सामने वाले के पास ये मौका होता है कि वो उस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है और केस जो है वो रिवाइज करके वो वापस से केस जो है वो ओपन करके उसके सामने केस का कुछ एस्पेक्ट्स वापस से कर सकता है। तो इससे क्या हो जाता है ना, इससे वो केस इतना डिले भी नहीं होता कि जब तक वो मिलेगा तो डिसीजन ऑलरेडी दिया जाता है, लेकिन उस डिसीजन को रवि चैलेंज कर सकता है। रवि वापस से ये सारा चीज कर सकता है जब भी वो रवि मिलेगा। तो इससे हम बैलेंस कर देते हैं दोनों के राइट्स कि विक्टिम को भी देर तक रुकना नहीं पड़ेगा ट्रायल के लिए। ठीक है, और जब रवि आएगा तो रवि को भी अपना मिल जाएगा। हाँ शशिकला जी। मैम लेकिन उसका कुछ टाइम लिमिटेशन रहेगा ना? मैं तो अभी जिसके बाजू में फैसला आया है तो उसको तो हमेशा डर ही रहेगा, क्योंकि वो कभी भी आके आ सकता है और बोल सकता है कि मुझे केस रीओपन करना। वही तो है ना कि एक्स पार्टी, इसीलिए तो प्रॉब्लम होती है ना। एक्स पार्टी का डिसीजन में विशाल जी ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं होता। एक्स पार्टी का मतलब ही होता है कि भाई तुम प्रेजेंट नहीं थे, तो ये राइट है तुम्हारा एज अ फेयर ट्रायल। ये राइट है कि तुम्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ होना चाहिए। अगर रवि कभी रिटर्न नहीं हुआ तो एक्स पार्टी डिसीजन वैसे ही लगता रहेगा, जो भी मतलब डिसीजन दिया गया है। एक्स पार्टी डिसीजन को सिर्फ जिसको लगाया ना वो चैलेंज कर सकता है, जो सामने वाली पार्टी है वो चैलेंज कर सकता है कि भाई मैं, देखो हिंदू लॉ को याद करो।
हिंदू लॉ में हमने क्या बोला था, जब मिताक्षरा लॉ में हमने बोला था कि जब वेस्टेड इंटरेस्ट होता है और पार्टीशन हो जाता है, और पार्टीशन के टाइम पे तुम उस पार्टीशन में मौजूद नहीं थे, तुम शायद जेल में थे, तुम कहीं बाहर घूम रहे थे, और तुम वहां पे थे नहीं जब मतलब पार्टीशन हुआ, तो जब तुम वापस आए एज अ राइट ऑफ योर कोपासनरी, आपके कोपासनरी के एक राइट क्या था कि आप रिवाइज कर सकते हो इस पार्टीशन को, कि नहीं नहीं मैं नहीं था, तो ये सही तरीके से पार्टीशन नहीं हुआ, ये वापस से करो, तो उनको वापस से करना पड़ेगा, राइट। तो अगर एक सिंपल प्रॉपर्टी राइट के लिए आपको इतना राइट दिया गया है कि आपकी मौजूदगी के बिना, विदाउट योर प्रेजेंस, अगर कोई फैसला दिया जा रहा है जिससे आपके राइट्स को इफेक्ट हो रहा है, तो यू ऑलवेज हैव द चांस दैट यू कैन ऑलवेज रीओपन इट, ठीक है। और एक्स पार्टी में कोई लिमिट नहीं है, एंड दैट इज द रीजन वाई जज जो है ना वो एक्स पार्टी डिसीजन कभी देना नहीं चाहती, बिकॉज उसको पता है कि एक्स पार्टी डिसीजन को चैलेंज किया जाता है, कभी भी कर सकते हो, बिकॉज दैट इज लाइक नेचुरल जस्टिस का मेन प्रिंसिपल है ये, कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम होना ही चाहिए, यू नो। तुम एक तरफा फैसला नहीं ले सकते, यू नो। एक तरफा फैसला इज सेम लाइक, यू नो, कि जैसे वो लोग नहीं होते कि हाँ मुझे लड़की पसंद है तो मैं तो शादी करूंगा, अरे लड़की को भी तो कोई पूछ लो कि उसको शादी करनी है कि नहीं करनी है, यू नो। सो दैट्स व्हाई एक्स पार्टी डिसीजन इज ऑलवेज कैन बी चैलेंज, ओके। तो एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए, एक तरफा प्यार जैसे नहीं होना चाहिए वैसे एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, सो एफर्ट्स टू लोकेट द अक्यूज, तो कोर्ट को करना चाहिए। राइट्स ऑफ द अक्यूज, तो अगर उसके एब्सेंस में अगर किया जा रहा है तो भी उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एंड अगर वो फैसला दिया जाता है तो नॉट टू वायलेट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ट्रायल को फेयर रखो, और जब वो आएगा तो वो रीओपन कर सकता है, ठीक है। एक केस बोला था मोहम्मद सुकुर वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विटनेस इन अ हाई प्रोफाइल करप्शन केस, करप्शन केस आएगा, आलोक, तो नाम आलोक को क्या हुआ है देखो, ये सारे केसेस सपोज तुम्हारे केसेस है, ठीक है। आलोक आया तुम्हारे पास, आलोक फियर्स फॉर हिज लाइफ एंड रिफ्यूजेस टू टेस्टिफाई अनलेस हिज आइडेंटिटी इज प्रोटेक्टेड, वो बोल रहा है मैं बाबा नहीं बाबा, यू नो, एक गोली और 1 करोड़ और एक गोली के बीच में अगर चूज करना है तो तुम क्या चूज करोगे, यू नो। ऐसे सिचुएशन में आलोक आ गया है कि वो बोल रहा है कि भाई अगर मैं टेस्टिफाई करूंगा तो भाई 1 करोड़ तो भूल जाओ, एक गोली मिलेगी मेरे को, ठीक है। तो वो बोला कि जब तक मेरे आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड नहीं होगा तब तक तो मैं टेस्टिफाई नहीं करूंगा। हमने सुबह को भी ये पढ़ा था, क्या बीएनएसएस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रोविजन बताता है? सुबह के अगर मेरे क्लास में कोई अगर थे तो उनको ये भी याद होगा। हाँ श्रद्धा जी। सेक्सुअल केसेस में आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जाती है। नहीं, ये सेक्सुअल केस है नहीं ना, देखो केस क्या है, केस ये विटनेस है, विटनेस टेस्टिफाई देने वाला है करप्शन केस में, उसकी आइडेंटिटी उसको प्रोटेक्ट करनी है, तो क्या विटनेस आइडेंटिटी प्रोटेक्शन प्लान या विटनेस प्रोटेक्शन प्लान है बीएनएसएस में? है ना। हमने एक सुबह को ही बोला कि सीआरपीसी और बीएनएसएस में यही डिफरेंस आ गया, सीआरपीसी में विटनेस के बारे में या विटनेस प्रोटेक्शन के बारे में या विक्टिम प्रोटेक्शन के बारे में ज्यादा कुछ था नहीं, बीएनएसएस ने उसको ऐड कर दिया। बीएनएस ने बोला कि हाँ भाई अगर ऐसा कोई विटनेस है जिसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है तो हम जरूर करेंगे, बिकॉज अगर अगर हमने नहीं किया तो क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? अगर ऐसा कोई प्लान हमने नहीं रखा, विटनेस प्रोटेक्शन प्लान अगर नहीं रखा तो क्या होगा, क्या होगा हरी जी? कोई अपना विटनेस बनना ही नहीं चाहेगा। वेरी गुड, देखा कैसे आपका ब्रेन एज अ लॉयर सोचने लगा है, वेरी नाइस। अब आप समझ रहे हो क्यों मैं एक्चुअली पूरा बेयर एक्ट के साथ नहीं जा रही हूँ, बिकॉज बेयर एक्ट इज लाइक हाँ ये है ये है ये है ये है ये है। अब आप अपना लॉजिक लगा रहे हो कि आप ही सोचो कि यार जैसे आपने बोला वेरी नाइस कि यार कोई विटनेस बनना नहीं चाहेगा, फिर यार मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, मेरा क्या भला हो रहा है। तो सोसाइटी
कि मतलब सोसाइटी विटनेस के ऊपर ही चलती है, right? अगर कोई विटनेस नहीं बनेगा, अगर कोई क्राइम को नहीं टेस्टिफाई करेगा, तो सोसाइटी के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि सोसाइटी में कोई आगे नहीं आएगा, मर्डरर को या रेपिस्ट को कोई मतलब जो मतलब कोई सजा नहीं हो पाएगी, वो खुले घूमते रहेंगे, तो सोसाइटी के लिए दिस इज अ लॉस, राइट? तो दैट इज व्हाई BNSS recognizes कि विटनेस का प्रोटेक्शन कितना जरूरी है, and it has provisions to imply it, right? प्रोविजन जैसे कि कौन से प्रोविजंस है, जैसे कि विटनेस प्रोटेक्शन प्लान है, कोर्ट में उसको एनोनिमिटी रखे जाते हैं, वीडियो से अगर वो चाहे तो टेस्टिफाई कर सकते हैं, उनकी टेस्टिमोनी सील्ड रहती है, मतलब किसी और अनऑथराइज पर्सन को नहीं दी जाएगी, राइट? तो ये सारे प्लान जो है वो BNSS ने इंट्रोड्यूस किए गए हैं खास विटनेस के प्रोटेक्शन के लिए। वेरी गुड। तो ऐसे ही आप एक्सीडेंट केसेस में भी होता है ना मैम, एक्सीडेंट केसेस में लाइक कोई किसी को हाथ नहीं लगाता है कि क्योंकि फिर वो पुलिस वाले उसको ही पकड़ लेते हैं कि भाई तूने कुछ किया रहेगा। एक तो हेल्प करने को गया बंदा कोई और उसको ही पकड़ लेते हैं फिर। नहीं, वो अलग होता है, ये विटनेस की अलग बात होती है, राइट? हाँ सो मतलब जैसे कि इसी उसी लाइंस पे है हाँ, तो जैसे कि कि कोई फॉर हेल्प भी नहीं एग्जांपल करना चाहेगा, कोई विटनेस भी नहीं बनना चाहेगा। हाँ, क्योंकि विटनेस को हरासमेंट बहुत होती है। जैसे कि अगर आपने नो वन किल्ड जेसिका देखा होगा या तुमने दामिनी मूवी देखी होगी, तो ये सारे इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि विटनेस जो होता है, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द विक्टिम। विक्टिम को तो हरेस करते ही हैं, लेकिन आप विक्टिम को मोस्टली वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज विक्टिम को अगर तुमने हाथ लगाया तो वो केस तुम्हारे अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है? इसलिए मोस्ट ऑफ द लॉयर्स सजेस्ट क्या करते हैं कि विक्टिम को छोड़ दो, विक्टिम का केस वैसे ही कमजोर पड़ जाएगा अगर विटनेस वाले मतलब अपने पास से चले जाएंगे तो ये लोग विटनेस को टारगेट करते हैं, ठीक है? जो मेन विटनेस होता है उनको टारगेट करते हैं, पहले पैसे वैसे देने की कोशिश करते हैं, पैसे से अगर नहीं मानते हैं तो लोग क्या कर देते हैं, उनको डरा धमका के करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज वाई विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम इज सो इम्पोर्टेंट, और BNSS ने उसको माना है और उसके लिए प्रोविजंस भी बनाए। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट केस। मीरा मीरा को पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है, सेवरल डेज, ठीक है, और बाद में उसको बिना चार्जेस के उसको छोड़ दिया, उसको बोला कि सॉरी सॉरी गलती हो गया, ऐसे ही पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। अब मीरा के पास क्या क्या कर सकती है मीरा इस रॉन्गफुल अरेस्ट के लिए? क्या वो कंपनसेशन मांग सकती है? हमको तो पकड़ के ऐसे जेल में डाल दिया और बाद में बोला कि सॉरी सॉरी गलती हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। मयूरी जी बोल रहा है मांग सकती है। कैसे मांगेगी वो? आपको अगर जेल में डाल दिया किसी ने, ठीक है, 7 दिन के बाद छोड़ दिया, बोला कि जाओ फ्री हो तुम, तो कहाँ जाएगी वो कंपनसेशन मांगने के लिए? वापस पुलिस वालों के पास आएगी? मानहानि। कंपनसेशन का तो पता नहीं, लेकिन वो केस तो फाइल कर सकती है। कौन सा केस फाइल करेगी? जो रॉन्गफुल अरेस्ट हुआ है या जिसने भी वारंट निकाला है उसके अगेंस्ट कर सकते हैं क्यों, या पुलिस उसका के अरेस्ट अगेंस्ट क्या कर हो सकते रहा है जिसके अगेंस्ट वो केस फाइल कर रही है? ऐसा उसके साथ क्या गलत हुआ है? उसको सिर्फ पकड़ा, जेल में रखा, हैं। 10 दिन के राइट बाद टू छोड़। लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी इन्फ्रिंज हुआ ना उसका। वेरी गुड। तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 है वो इन्फ्रिंज हुआ, आर्टिकल 19 उसका राइट टू फ्रीडम चला गया, और क्या उसके साथ गलत हुआ? कंपनसेशन की चीज का मांग रही है वो। कंपनसेशन आप मॉनिटरी में मांगोगे ना, पैसा पैसा पीसा मांगोगे। Ma'am, for the mental trauma that you would have undergone because of the arrest. वेरी गुड, मेंटल ट्रॉमा हुआ, और क्या हुआ उसके साथ? बस मेंटल ट्रॉमा ही हुआ, 7 दिन जेल में रख के। आपको कोई पकड़ के लेके जाएंगे पुलिस वाले ऐसे कॉलर से, defamation, देंगे जेल में, ठीक है, 7 दिन के बाद छोड़ देंगे, तो आपके साथ सिर्फ मेंटल ट्रॉमा हुआ, डिफॉर्मेशन भी हुआ ना, ठीक है। लाइक पूरी बाजार में आपको ऐसे कॉलर पकड़ के लेके गए, ठीक है, आपकी इज्जत थी 4 लोगों में, ठीक है, तो आप मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में ये बुरा माना जाता है जब कोई पुलिस आपको पकड़ के लेके जाते हैं, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज, ओके। तो आपका डिफॉर्मेशन हो गया, इसलिए आप कंपनसेशन मांग रहे हो, और क्या हुआ? नॉर्मली हमने टॉट पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, हम कंपनसेशन कब मांगते हैं?
कंपनसेशन के चार्जेस जो हम डालते हैं वो किस बेसिस पे, अमाउंट कैसे डिटरमाइन करोगे, कितने पैसे डालने? डैमेजेस ठीक है, कौन से डैमेजेस हुए ना? एक तो डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, मतलब कि भाई वो तो तय नहीं होते, वो तो जज डिसाइड करेगा कि तुम्हारी इज्जत कितने कितने पैसों की है। ठीक है, अंबानी के लिए डिफॉर्मेशन ज्यादा है, आप लोगों के लिए कम है। ठीक है, मेरे लिए तो और भी कम है। ठीक है, तो वो सारा चीज हो जाती है। लेकिन एक ऐसा चीज है जिसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, पहले से तय होते हैं। ऐसा कौन सा चीज है जिसके पहले से तय होने के कंपनसेशन आप मांग सकते हो? सपन जी रोज 7:30 बजे जाके काम पे जाते हैं। ठीक है, एक दिन का 1 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है, तो 7 दिन अगर वो जेल में रहे तो कितना नुकसान हुआ? मैथ्स करो जरा सा। हाँ, 7 लाख तो होंगे ना। चलो, डिफॉर्मेशन को तो जज डिसाइड करेगा। ठीक है, हो सकता है जज 10,000 बोले, 5,000 बोले, 50,000 बोले, वो तो जज डिसाइड करेगा। लेकिन ये 7 लाख का दावा सपन जी डाल सकते हैं कंपनसेशन के लिए। इनकम लॉस हो गया ना, 7 दिन तुमने मुझे जेल में रखा, तो 7 दिन का मेरा पैसा कौन भरेगा? ठीक है, मेरा बॉस तो नहीं आएगा पैसा देने के लिए। तो ये सारी चीजें याद रखना। एंड दिस इज वाई आई हैव कम विद दिस, लाइक दिस सिचुएशंस, ताकि आप अपना लॉजिक लगा के सोच सको कि क्या क्या हुआ। तो राइट टू कंपनसेशन रहेगा लॉस ऑफ इनकम के लिए, मेंटल एंग्विश के लिए, मेंटल जो ट्रॉमा हुआ, रेपुटेशन को जो हार्म हुआ, डिफॉर्मेशन का। जुडिशियल इंक्वायरी भी बिठा सकते हो आप उस पुलिस वाले पे कि ऐसे कैसे किसी को रॉन्गफुली तुम अरेस्ट करते हो और अंदर जेल में रखते हो बिना किसी रीजन के। ठीक है, दैट्स वाई रीजन तो देना कंपलसरी होता है, तुमने तो ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, और तुम डायरेक्टली कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो इस कंपनसेशन के लिए। वेरी नाइस। तो जब भी ऐसा सिचुएशन लिखो तो आप अपना आंसर लिखो, उसके कुछ प्रोविजंस लिखो, केस लॉ लिखो, और फिर उसको कंक्लूड करो, तब आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आर्यन, आर्यन की बारी है। अच्छा, ये शाहरुख खान का बेटा नहीं है? हाँ, ठीक है, वरना फिर वहां पे डिफॉर्मेशन लग जाएगा। ये कोई दूसरा आर्यन है। ठीक है, भले वो 16 साल का ही क्यों ना हो। ठीक है, तो a 16-year-old Aryan is accused of committing a serious crime. How does the BNSS 2023 address the handling of cases involving juvenile offenders and what specific protection are afforded to them? अब ये सीरियस क्राइम में इन्होंने बोला नहीं कौन सा सीरियस क्राइम है, कोई भी हो सकता है, हो सकता है अब्यूज हो, रेप हो, या ड्रग्स का केस हो, आर्यन कुछ भी कर सकता है। तो तो ऐसा कोई सीरियस क्राइम अगर हुआ, ठीक है, तो आपको क्या लगता है बीएनएसएस क्या बोल रहा है, क्या करना चाहिए जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए? Ma'am, firstly, he should not be sent to any jail. He has to be sent to the protection or the remand homes, the safe homes which are there for the children. ओके, और क्या? Ma'am, his statement shall be recorded in the presence of specific this juvenile specific officers who are expert in taking these offences statements, and that should be in the presence of any of his family relatives also. वो वैसा फोटो निकाल सकते हैं जैसे कि एक्चुअली आर्यन के केस में हुआ था, ऐसे फोटो निकाल के वो ऑफिसर ने डाल दिया था, देखो मैं शाहरुख खान के बेटे के साथ हूँ, क्लिक, इधर क्लिक, उधर क्लिक, उधर क्लिक, ऐसे कर सकते हो तुम? No, ma'am, his identity इसमें cannot be अगर revealed. मतलब Ma'am, their identity cannot be revealed in any case. ओके, एंड इनका जो ट्रायल है वो कौन से कोर्ट में चलता है? Ma'am, this is a juvenile जुवेनाइल court. को जुवेनाइल कोर्ट। याद है हमने जब रेड पिटिशन देखा था तो हमने स्पेसिफिकली देखा था कि अगर इनका नॉर्मल कोर्ट में चला तो क्या हो जाएगा कि वो चाहे तो सर्टेररी और प्रोहिबिशन का रेट निकाल के उसको स्क्वैश भी कर सकते हैं। ठीक है, सो वेरी नाइस। सो जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो उन पे लगना शुरू हो जाएगा। इट हैज टू टेक लाइक इट व्हिच फोकसेस मोर ऑन रिफॉर्मेटिव मेजर्स रादर देन पुनिटिव एक्शन। इसका क्या मतलब है, रिफॉर्मेटिव मेजर्स रादर देन पुनिटिव एक्शंस? इनकी सेपरेट लीगल प्रोसीडिंग होगी, डिटेंशन जुवेनाइल होम्स में होगा, राइट टू प्राइवेसी होगा, इनको कोई मतलब
उनका प्राइवेसी पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्या है ये? पर मैडम इसमें ऐसा भी होगा ना, अगर वो 16 इयर्स का है लेकिन उसका सीरियस ऑफेंस होगा तो उसके माइंड में उसका क्लियरिटी होगा तो वो ट्रीटेड एज ट्रीटेड नॉट एज अ जुवेनाइल देखो गाइस, बाय द कमिटी। वो अलग क्राइम होते हैं, वो हीनियस क्राइम होते हैं, ठीक है। हीनियस क्राइम के केस में वो देखा जाता है कि उसका माइंड वगैरह कैसा ये है, लेकिन अगर कुछ दूसरे वाले क्राइम्स है तो उसमें जुवेनाइल जस्टिस वाला ही आपको लेना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ हीनियस क्राइम में आपको वो देखा जाता है कि आपके पास वो सफिशिएंट मैच्योरिटी, निर्भया में ठीक है, हाँ, तो वैसा वाला। लेकिन निर्भया के टाइम पे बीएनएसएस आया नहीं था, ठीक है, तो उसको छोड़ दिया गया था। वैसे भी 3 साल वो उसने जुवेनाइल होम में बिताए। ही वॉज 17.5, तो वो 18 नहीं था, 6 महीने ही बाकी थे, तो उसने 3 साल बिताए एंड 2015 में वो रिलीज हो गया, ठीक है ना। नेहा की बारी, ठीक है। अ क्राइम वॉज कैप्चर्ड ऑन सिक्योरिटी कैमरा एंड द डिजिटल फुटेज इज द प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज। नेहा, नेहा को क्राइम करते हुए वीडियो कैमरा ने कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो नेहा को देख लिया है हमने, ठीक है। वीडियो वीडियो के ऊपर पूरा आ गया है उसको। हाउ डज बीएनएसएस 2023 रेगुलेट द यूज ऑफ डिजिटल एविडेंस एंड व्हाट आर द एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया? बताओ, अपना सोच लगा के बताओ कि वीडियो एविडेंस को क्या हम लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? तो वीडियो कैसा होना चाहिए अगर एक्सेप्ट करने के लिए? देखो गाइस, इसको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और एकदम इसको समझ के चलो। अगर अरमाइटी जी के पास उनका फोन है, ठीक है, और ये फोन से वो नेहा को रिकॉर्ड कर रही है, ठीक है, तो याद रखना कि जो मोबाइल कैमरा का फोन होता है, ठीक है, उसमें आप ये बता सकते हो कि इसके साथ टैम्पर किया गया है। इसका एक प्रोविजन बताती हूँ कि अगर किचन में, ठीक है, मैं शशिकला और से वैशाली जी हैं, हम तीनों हैं किचन में, ठीक है, तो किचन में 3 लोग हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना फोन लिया है और फोन का कैमरा जो है उसमें से वैशाली जी दिख रही है, तो ये रिकॉर्डिंग अगर मैं कोर्ट में देती हूँ तो कोर्ट को क्या लगेगा? किचन में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? कैमरा में सिर्फ वैशाली जी दिख रही है। दो लोग। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं ना। वैशाली जी जो कैमरा के अंदर दिख रही है और मैं जो कैमरा पकड़ के उनको शूटिंग कर रही हूँ, ठीक है। शशिकला जी तो नहीं दिखेंगी। तो ये होता है एक अलग सा एंगल वीडियो का, और डिजिटल रिकॉर्डिंग का या डिजिटल फुटेज का यही प्रॉब्लम होता है कि अगर उसका एंगल बदला जाए तो कहानी कुछ अलग ही दिखाई देती है, ठीक है। और इसी वजह से ये एक चैलेंज होता है कि डिजिटल फुटेज को कैसे एक्सेप्ट किया जाए और कैसे नहीं, कब एक्सेप्ट किया जाए और कब नहीं एक्सेप्ट किया जाए, राइट। कि अगर एक सेंट्रल कैमरा होता तो उसमें तो 3 लोग दिखते, ठीक है, लेकिन अगर एक दूसरे एंगल वाला कैमरा है जो सिर्फ वैशाली जी के पास फोकस्ड है या जो सिर्फ हमारे यहाँ पे फोकस है, सिर्फ 2 लोग दिख रहे हैं, तो उसमें तो शशिकला जी दिख नहीं रही है। शशिकला जी वहां पे किचन में किसी मतलब जहर खाने में जहर डाल के चली जाए तो ऐसा लगेगा कि मैंने या वैशाली जी ने ही जहर डाला है, किसी शशिकला जी तो दिख नहीं रही है कैमरा में। तो ये एक चैलेंज हो जाता है जब डिजिटल फुटेज के बारे में बात आती है, इसीलिए इनको पहले इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। डिजिटल एविडेंस कैन बी गिवन, जस्ट इट हैज टू बी इवेल्युएटेड टू मेक श्योर दैट इट इज नॉट टैम्पर्ड विथ, उसके साथ कुछ टैम्परिंग नहीं हुई है, उसको चेंज नहीं किया गया है, उसको कट पेस्ट नहीं किया गया है, ठीक है। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी को जैसे हम मान रहे हैं, उसको एज एन एविडेंस ले रहे हैं, बीएनएसएस लेता है, सीआरपीसी नहीं लेता था, तो बीएनएसएस डिजिटल एविडेंस को लेता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि इसको प्रॉपरली उसको मतलब ये देखा जाए कि उसके साथ कोई टैम्पर ना किया जाए, तभी हम उसको मान के चलेंगे। विशाल जी क्या बोल रहे हैं? मैम वो स्कार्फ बांध के कैमरा के सामने क्राइम करता है, उनको कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ोगे आप बताओ विशाल जी? कि अगर कोई मास्क लगा के करता है कैमरा के सामने, देखो
हम ये नहीं बोल रहे हैं कि डिजिटल एविडेंस के ऊपर ही हम डायरेक्ट केस सुना देंगे। आपने कौन सा केस ऐसे देखा है जिसमें सामने वाले ने बोल दिया देखो वीडियो पे दिख रहा है, चलो इसको सजा सुना दो। वीडियो एविडेंस इज वन ऑफ द एविडेंस, याद रखना। इट इज नॉट द ओनली एविडेंस, ठीक है। याद रखना कि जो भी एविडेंस हम पेश करते हैं उसमें से वन ऑफ द एविडेंस कैन बी डिजिटल एविडेंस टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मैं वीडियो पेश कर रही हूँ ये बताने के लिए कि भाई उस टाइम पे जो किचन में सपोज फॉर एग्जांपल मैं शशिकला जी और वैशाली जी हम कुक हैं, ठीक है। और हमें कैंप में 50 बच्चों का खाना बनाने के लिए रखा गया है, लाइक यू नो, और हमने खाना बनाया और वो 50 लोगों के खाने में जहर निकला और वो मर गए। अब शक किसके ऊपर है कि किसने उनको मारा होगा? खाने खाने की वजह से वो मर गए, ठीक है। खाना कौन बना रहा था? हम तीनों में से। तो इसका मतलब क्या है कि हम तीनों में से कोई तो होगा, राइट। अब अगर शशिकला जी एक वीडियो लेके आती है, उनका लॉयर एक वीडियो लेके आता है जो ये बोलता है कि शशिकला जी तो कभी किचन में थी नहीं, शशिकला जी को भले मतलब रखा गया था, लेकिन हो सकता है वैशाली जी ने उनको बोला हो कि नहीं नहीं शशिकला जी आप एक काम करो, आप प्लेट प्लेट लगाने का इंतजाम करो या आप वहां का चेकिंग देख लो, खाना मैं और सोनल जी संभाल लेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये वीडियो एविडेंस की वजह से, लाइक यू नो, एंड कोई अगर टेस्टिमनी दे देगा कि हाँ शशिकला जी तो वहां पे थी, इसके वजह से अब शशिकला जी निकल जाएंगे इस केस में से। अब जो भी होगा वो यू नो मेरा और वैशाली जी का होगा, ठीक है। अपनी तो जैसे तैसे चल जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली? हाँ वैशाली जी, आपका क्या होगा? हम तो जैसे तैसे चला लेंगे, यू नो, आपका क्या होगा? तो शशिकला मैम तो बच गई, यू नो, उनको तो छोड़ दिया गया। तो ये होता है। तो नेवर थिंक कि वीडियो एविडेंस इज वन ऑफ द एविडेंस, ठीक है। इट इज वन ऑफ द एविडेंस, इट इज नॉट द ओनली एविडेंस, ठीक है। हर एक चीज का मिला के एक केस बनता है, ठीक है। विटनेस का एविडेंस, दूसरे एविडेंस, वहाँ टाइम, लोकेशन, फैक्ट सारा बना के, और वहीं पे तो तुम्हारे एज अ लॉयर तुम्हारा एक्सपर्टीज काम में आते हैं, ठीक है। सो यस, चेन ऑफ एविडेंस। चेन ऑफ एविडेंस अलग चीज होती है। चेन ऑफ एविडेंस का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता तब चेन ऑफ एविडेंस काम में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रक है और ट्रक ने सपोज अमर को कुचल के वो चला गया, ठीक है। अब एग्जैक्टली इस एक्सीडेंट को होते हुए हरी जी ने नहीं देखा, ठीक है। हरी जी जा रहे थे घर से काम से घर जा रहे थे, तो हरी जी ने देखा कि करीबन 9:30 बजे एक बहुत जोर से मतलब मतलब ऐसा आवाज आई कि किसी ने तो मतलब किसी को कुचल दिया, ठीक है। और हरी जी जब तक वहां पे पहुंचे, हरी जी ने देखा कि कोई तो मरा हुआ पड़ा था, ठीक है। तो हरी जी को ये तो समझ में आया कि 9:30 बजे कोई तो व्हीकल इस बंदे को मार के निकला है, ठीक है। उसी रास्ते से सपन जी जा रहे थे और सपन जी ने देखा कि ऑलमोस्ट 9:35 9:40 को एक ट्रक बहुत ही फास्ट स्पीड में उस रोड से चला गया, ठीक है। और सपन जी भी सोच रहे हैं यार इसको कहाँ के जल्दी है। वो डायलॉग नहीं है अमिताभ बच्चन का कि ऐसे तो लाइफ में बंदा दो ही टाइम लाइफ में, या तो ओलंपिक की रेस हो या तो फिर पुलिस का केस हो, ठीक है। तो ऐसे सपन जी ने बोला ये इसका तो ये तो लगता है तय करके आया है कि आज मरने वाला है, ये इतने फास्ट में जा रहा है। और उसी रास्ते के एंड में ऑलमोस्ट अराउंड 9:50 को, ठीक है, सुनील जी ने एक ट्रक से, ठीक है, एक बंदे को से राकेश को निकलते हुए देखा। अब जब इस बंदा जो मरा है, अमर जो मरा है, इसका जब इन्वेस्टिगेशन होगा कि किसने मारा है, तो ये चेन ऑफ एविडेंस आ जाएगा। हरी जी बोलेंगे कि मैंने किसी को देखा नहीं, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना देखा कि एक कोई तो जो एक ट्रक है वो एक बंदे को कुचल के निकल गया, मैंने सिर्फ इतना देखा, मैं ज्यादा देख नहीं पाया कि ट्रक का नंबर भी नहीं ले पाया। सपन जी बोलेंगे उसी रास्ते पे मैंने एक ट्रक को देखा जो बहुत स्पीड में जा रहे थे, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहे थे। एंड सुनील जी बोलेंगे कि उसी रास्ते के एंड पे मैंने एक ट्रक से राकेश जी को निकलते हुए देखा।
तो व्हेन यू सी द टाइम ऑफ इवेंट्स, हरी जी ने जब वो एक्सीडेंट मतलब ऑलमोस्ट विटनेस किया था, वो 9:30 था। सपन जी ने जब वो ट्रक को जाते हुए देखा था, वो 9:40 था। सुनील जी ने जब फॉर एग्जांपल वो ट्रक से बंदे को निकलते हुए देखा था, वो 9:50 था। दिस इज चेन ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये चेन हमें ये बताती है कि मोस्ट प्रोबेबली राकेश ने ही अमर का एक्सीडेंट किया। किसी ने देखा नहीं राकेश को करते हुए, ठीक है, बट ये जो टाइम टू टाइम जो हो रहा है, टाइमलाइन पे सारा चीज फिट बैठ रही है ना, कि भाई एक ने एक देखा, दूसरे ने एक देखा, तीसरे, तो इस टाइमलाइन में उतना टाइम नहीं है कि कुछ मिस हो जाए। हाँ, मतलब अगर सुनील जी ने ये बोला होता कि नहीं नहीं दूसरे दिन सुबह को मैंने वो ट्रक में से उसको उतरते हुए देखा, तो देन इट बिकम्स अ गैप। फिर हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं एग्जैक्टली हम ये तय नहीं कर सकते कि राकेश ही हो सकता है, वो हो सकता है कि पूरे रात भर किसी और ने वो ट्रक चलाया हो। लेकिन ये जो टाइमलाइन है, इसमें तो ये फिट बैठ रहा है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज चेन ऑफ एविडेंस, कि एक एविडेंस नहीं है जो साबित करे, तो हमें उसका चेन बनाना पड़ रहा है कि हाँ ये ऐसा है, तो ऐसे दो और दो पांच, ऐसे करके हमें बनाना पड़ रहा है। ठीक है, सो एविडेंस एक्ट में और पढ़ोगे, मजा आएगा तुम लोगों को। जब आई थिंक जब सारे एविडेंस एक्ट में आप लोगों को पढ़ने के लिए इसलिए मजा आएगा क्योंकि तब तक आप सीपीसी भी जान चुके होंगे, आईपीसी भी जान चुके होंगे, सीआरपीसी भी जान चुके होंगे, तो आप टॉट भी जान चुके होंगे, तो आपको ये कंबाइन करना बहुत अच्छा लगेगा। तो ऑथेंटिसिटी एंड चेन ऑफ कस्टडी, तो डिजिटल एविडेंस किसी और के पास नहीं जाना चाहिए जहाँ से वो टैम्पर्ड किया गया है, तो इसका रिलेवेंस और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई केस कुछ और चल रहा है और आप डिजिटल एविडेंस किसी और चीज़ का दिखा रहे हो, तो ये सारा जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत फेमस केस है इसका, सुबह को भी मैंने इसका जिक्र किया था, अनवर वर्सेस बशीर। तो इसी केस में सबसे पहली बार ये बोला गया था कि हाँ, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल करेंगे। ठीक है, हम इसको मान के चलेंगे कि हाँ अगर वो टेम्पर्ड नहीं है तो हम उसको भी एविडेंस की तरह ही मान के चलेंगे। ठीक है, सो इट्स अ फेमस केस। नेक्स्ट कौन है? रोहित है। ड्यूरिंग एन अरेस्ट द पुलिस यूज एक्सेसिव फोर्स लीडिंग टू द अक्यूज रोहित टू सस्टेन सीरियस इंजरी। हाउ डज बीएनएस एड्रेस पुलिस एक्सेस ड्यूरिंग अरेस्ट? रोहित को क्या रेमेडी है? तो रोहित को बहुत मारा है पुलिस वालों ने, बताओ। रोहित आया तुम्हारे पास, रोहित के तुम अटर्नी हो, ये सारी केस ऐसे ही सोच के चलो कि मेरा क्लाइंट है तो मैं क्या करूंगा। रोहित आया तुम्हारे पास, बोला बहुत मार मार के बहुत मारा है, अरेस्ट किया और मारा है बहुत, अब तुम क्या बोलोगे रोहित को, क्या करना चाहिए? बताओ गाइस, कुछ तो सोचो, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने के ही पैसे मिलते हैं तुम्हें, ठीक है, मेरी तरह नहीं है। एक डॉक्टर को, एक सर्जन को स्टिचिंग के पैसे मिलते हैं, ठीक है, आपको स्टिचिंग के पैसे नहीं मिलते, आपको दिमाग लगाने के पैसे मिलते हैं। तो दिमाग लगाओ, बताओ क्या बोलोगे उसको। अरमायती जी, काय बोलणार तुम्ही? मेडिकल टेस्ट, ठीक है, व्हाट रेमेडी क्या है उसके पास? आप बता रहे हो कि कैसे पता चलेगा, वो रेमेडी मांग रहा है कि रेमेडी क्या है, मतलब क्या दो, क्या मतलब अभी क्या क्या कर सकते हो तुम, क्या दे सकते हो रोहित को? कैन फाइल अ कंप्लेंट। कॉम्पेंसेशन, सीक कॉम्पेंसेशन। वेरी गुड। देखा हरी जी, यही चीज होती है राइट, कि जब आप अपने ब्रेन को एक क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कंपनसेशन आप बोलोगे उसको कि यार सबसे पहले काम करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो पता चलेगा कि आपको किधर किधर मारा है, फिर एक कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, जैसे मनीष जी ने बोला, कंप्लेंट फाइल करके हम बोलेंगे कि ऐसे ऐसे आपको रख के टॉर्चर किया गया है और आपका कंपनसेशन भी मांग लेंगे। तो बहुत स्ट्रेंज है कि आंसर जो है, तीनों आंसर करेक्ट है लेकिन तीनों अलग अलग लोगों से आए हैं। पवन जी ने मेडिकल का बोला, मनीष जी ने कंप्लेन का बोला, हरी जी ने कंपनसेशन का बोला। एक काम करो, आप तीनों मिलकर तो भाई एक बंदा नहीं सोच पा रहा है तीनों चीजें, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं सोचता हूँ, थोड़ा सा तुम सोच, बेस्ट दे देते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म बना लो, लॉ फॉर्म, ठीक है, नाइस।
Okay. Prohibition of excessive force, right to medical examination and remedies and compensation. Very nice. बहुत ही सही. चलो प्रिया के साथ क्या हो रहा है. प्रिया जर्नलिस्ट है और and she refuses to disclose her sources during a criminal investigation, citing her journalistic privilege. बोल रही कि भाई मैं तो नहीं बताऊंगी अपना सोर्सेस कौन है. तो क्या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या फैन है? नहीं, मेरे पीछे कोई फैन नहीं है. मैंने फैन चालू नहीं किया. मैं गर्मी में बैठी हूँ. क्या बोलेंगे आप? मेरी तरफ से तो नहीं है भाई. कोई डिस्टर्बेंस मेरी तरफ से तो नहीं है. कोई फैन नहीं आ रहा है. नेटवर्क की वजह से थोड़ा आवाज कम आ रहा है बीच बीच में. आवाज कम आ रहा है. हाँ, तो वो एकदम एकदम से नहीं, बीच बीच में आता है. स्क्रीन के वजह से होगा. ठीक है. चलो इसका आंसर तो कौन देगा आंसर? क्या जर्नलिस्टिक प्रिविलेजेस पुलिस के या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के इसमें बीच में आ सकता है? आई थिंक हवा चल रही होगी. क्यों हवा आज यूं गा रही है. इट कैन बी कंपेयर्ड टू दैट विटनेस थिंग ना मैम, जो जहाँ पे विटनेस का अपना अपना राइट्स प्रोटेक्ट किया था. जैसे कि वो बोल रहा था कि मेरा आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. वेरी गुड. तो याद रखना कि जर्नलिस्टिक प्रिविलेजेस में ये चीज़ आती है कि उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि उसके बिना क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आगे ही नहीं जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आप स्पेशल परमिशन ले सकते हो. ठीक है कि मुझे चाहिए ये चीज़, और उसके फिर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको. ठीक है. मैं माइक के दूर जाती हूँ. मैं एक जगह से हिली नहीं है, पता है. जहाँ पे बैठी हूँ वहीं से बैठी हूँ. आई हैव नॉट गॉन सेपरेटली. बट हाँ, स्क्रीन लगाई है ना मैंने, तो शायद स्क्रीन की वजह से ऐसा हो रहा हो. तो जर्नलिस्टिक प्रिविलेजेस, प्रिया के पास प्रिविलेज है कि वो अपने प्रोटेक्ट करे अपने सोर्सेस को. कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है. कोर्ट देखेगी कि कितनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और अगर उसका जानना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकती है. लेकिन कोर्ट को मेक श्योर करना पड़ेगा कि प्रिया के जो सोर्सेज हैं उनको उनको सेव कर रख सके. ठीक है. अगर कोर्ट ने ये बोल भी दिया प्रिया को कि आप अपने सोर्सेज को रिवील करो, फिर भी कोर्ट को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा. मतलब कोर्ट को बोलना पड़ेगा कि जो विटनेस है या जो भी सोर्स है उसको उसको प्रोटेक्ट करो. चलो नेक्स्ट वाला. आई थिंक ये लास्ट है. करण है. ठीक है. तो करण जौहर नहीं है. ठीक है. आफ्टर बीइंग acquitted of a crime, an accused Karan is later charged with a different crime that is based on the same fact as the original case. Does the BNS 2023 permit this, and how does the principle of double jeopardy applies? बताओ. वापस उठा के लेके गए. चलो चलो, बुलावा आया है. माता ने बुलाया है. एक बार उसको ऑलरेडी छोड़ दिया. Acquitted As का per मतलब double what do as you per mean? double jeopardy, it does not allow the same person to be accused in the same thing twice. What is the difference between discharge and acquitted? Acquittal. सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन है ये, लीगल लैंग्वेज का. Acquitted is arrest. हाँ Discharge, acquitted will be in custody, no? हाँ. The person is in custody, and discharge will be that he has been discharged from the custody. नहीं यार जी, वैसा नहीं होता. ठीक है. अक्विटल का मतलब होता है कि जैसे कि सपना जी ने लिखा है, अगर किसी पे ट्रायल चलता है, ठीक है, और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो उसको अक्विटल बोलते हैं. डिस्चार्ज तब होता है कि ट्रायल से पहले ही उसको छोड़ दिया गया, उस पर ट्रायल नहीं चला है. तो डबल जेओपर्डी है ना, वो अक्विटल पे आता है. बिकॉज डबल जेओपर्डी ये बोलता है कि एक बार अगर तुम पे केस चला है और सेम फैक्ट पे वापस तुम पे केस चलाया जाता है, तो तुम्हारा मतलब आर्टिकल 20
का जो सेकंड पार्ट है वो आ जाता है, वो आप तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ हो जाता है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हें पहले ही छोड़ दिया था, तुम पे कभी केस चलाया ही नहीं था, ठीक है, तो फिर तुम पे जब केस चलाया जाता है तब ये डबल जॉपर्डी के अंदर नहीं आता, एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो द डिफरेंस, ठीक है। तो डबल जॉपर्डी तभी आता है जब तुम पे केस चलाया जा चुका है और केस चलाने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि या तो तुम्हें सजा होगी या तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो डबल जॉपर्डी ऐड होता है। अगर तुमने सिर्फ मतलब तुम पे शक था, तुम्हें पकड़ा था, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल तुम पे कभी केस नहीं चला, तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया और बाद में पता चला कि नहीं नहीं भाई तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, तो जब तुम्हें पकड़ने आए इस केस के लिए तो तुम ये नहीं बोल सकते कि नहीं 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 डबल जॉपर्डी हो रहा है, नहीं, बिकॉज डबल जॉपर्डी हमेशा तब होता है जब ऑलरेडी तुम पे केस चल के कोई डिसीजन पे आते हैं, या तो तुम्हें छोड़ा जाता है या तो तुम्हें अक्यूज किया जाता है, मतलब या तो तुम्हें गिल्टी बोला जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड अक्यूटल, ठीक है। लीगल लैंग्वेज का सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन है ये। इसलिए हम बोलते हैं ना कि फंडामेंटल इतने स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज अगर फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं हुआ ना, इसलिए मैं कब से ट्राई कर रही हूँ सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स को यही बोलूँ कि देखो जो चीज़ आप लोगों को लेट मिला वो कम से कम उनको स्टार्टिंग में मिले, बिकॉज ये सारी जो चीज़ें हैं ना कॉलेज नहीं बताता और बोलता है कि हाँ ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जान लेंगे कभी तो ज़िंदगी में। लेकिन ज़िंदगी में कभी तो जानने से बेटर है कि आप मतलब कॉलेज में ही जब आप अभी तक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं गए हो तब से ही जानना शुरू करो ये सारे टर्म्स, राइट। सो whenever you have time always try to revisit लीगल लैंग्वेज या लीगल लैंग्वेज के जो टर्म्स हैं, मैक्सिम्स हैं, उनको रिविजिट करने की कोशिश किया करो जब भी टाइम मिले। सो डबल जॉपर्डी का प्रिंसिपल क्या है? आर्टिकल 20 का सेकेंड पार्ट, जैसे मैंने बोला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि आप डबल जॉपर्डी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई नए चार्जेस आते हैं जो अलग है, ठीक है, लेकिन सेम फैक्ट के में है, तो आप रीओपन उस चीज़ को कर सकते हो, उस केस को, लेकिन आप दूसरी बार उसको नहीं ये कर सकते, मतलब आप रिव्यू करा सकते हो, बट यू कैन नॉट हैव अ न्यू ट्रायल, आप नया ट्रायल नहीं करा सकते हो, ठीक है। सो दैट इज हाँ मनीष जी, आपको कुछ पूछना था? आई थिंक मनीष जी कोई तो बोल रहा है, मनीष जी को बंद भी नहीं कर सकती, मैं म्यूट नहीं कर सकती, क्या कोई उनको बता दें करने के लिए? मेरे पास नहीं है। मनीष जी आपका कैमरा ऑन है और आपका माइक भी ऑन है। गाइस कैन यू हियर मी? हेलो। यस। या तो कोई मनीष जी को बोलो कि उनका माइक ऑन है और कैमरा भी ऑन है। मैं यहाँ से बंद नहीं कर सकते। Maybe I can remove him from the call, but I'm not sure। एक बार मैंने रिमूव किया तो अच्छा, मैंने कैमरा तो एटलीस्ट उनका बंद करा दिया कम से कम, बाकी तो आई डोंट थिंक। हाँ ओके, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया इससे पहले कि हम कुछ अलग सा ज़्यादा देख ले, यू नेवर नो। अरे हाँ, यू नेवर नो, पहले जब ऑनलाइन सेशन हुआ करते थे ना, एक बंदी के साथ हुआ था, सुबह सुबह का टाइम था, तुम्हारे सेशंस होते थे, तो बंदी कपड़े बदल के जा रही थी, एंड उस वजह से क्या हुआ, उसको पता नहीं चला कि कैमरा ऑन रह गया। तो जस्ट इमेजिन, राइट, लाइक बिफोर इट्स मतलब वो तो सही बात थी कि टीचर ने उसको निकाल दिया, इंस्ट्रक्टर ने, बिफोर थिंग्स कुड गो वर्स, बिकॉज इट इज़ लाइक कि इतने लोग देख रहे हैं, एंड सो वो चीज़ है, ठीक है। ओके, सो बिफोर वी गो, मुझे अरेस्ट का दिखाना है एक बार। सो अरेस्ट का
देन उसके बाद फिर हम जा सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट अरेस्ट, बिकॉज ये 13 मार्क का क्वेश्चन है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट अरेस्ट। मेरी स्क्रीन दिख रही है कि बताना गाइस? क्या बात है, कितनी हवा चल रही है, वेरी नाइस। गाना है ना, क्यों हवा आगे आ रही है, क्यों फिजा रंग आ रही है, मेरे दिल बता कौन है आ रहा। मुझे भी नहीं पता कौन आने वाला है कि हवा ऐसे गा रही है। हाँ हाँ, मैं ये लगा रही हूँ, हेडफोन्स लगा रही हूँ। अब मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी? ओ थैंक यू अरमाइती जी। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मेरी आवाज़ आ रही है? Yes. ओके, Yes. सो आई एम ऑन द हेडफोन्स नाउ, तो होपफुली ये हो जाए। तो ये तुम्हारा 13 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अरेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने मराठी में भी ट्रांसलेट किया है, तो वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगी आप लोगों को। सो जस्ट पे एन अटेंशन, ठीक है? तो अरेस्ट अंडर BNSS 2023, देखो अरेस्ट तो CRPC के अंडर भी था, ठीक है, और BNSS के अंडर भी है, लेकिन BNSS के अंडर बहुत ही डिटेल में उसके प्रोविजन दिए गए हैं जो CRPC में नहीं था। कुछ चेंजेस ऐसे कराए गए हैं बिकॉज DK बासु का जो केस आया उसके बाद गाइडलाइंस मिली, तो उस गाइडलाइंस के को मतलब हमेशा हमेशा हम DK बासु को रिफ़र करते थे कि उसको रिफ़र करो, उसके गाइडलाइंस को रिफ़र करो, गाइडलाइंस को रिफ़र करो। तो ये सारा करने से अच्छा है उन्होंने क्या कर दिया, BNSS में उसको सारे प्रोविजंस को डाल ही दिया, रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, हम यही से पूरा कर देंगे, ठीक है? सो अरेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजर। इट इन्वॉल्व्स डिप्राइविंग एन इंडिविजुअल ऑफ their liberty and as such is subject to significant legal oversight to balance the power of law enforcement with the rights of the individual. Under BNSS, that is Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, which replaced the old Criminal Procedure Code 1973, the concept and procedure of arrest have seen important reforms aiming to enhance transparency, accountability, and human rights and protection. This comprehensive analysis explores the concept of arrest under BNSS 2023, covering the definition, procedure, types of arrest, rights of the arrestee, landmark case laws, and a comparison with the previous criminal procedure code. तो ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को पता हो कि जब आप आंसर लिखोगे 13 मार्क के लिए, दिस आर समथिंग दैट आई वांट यू टू फोकस ऑन। आपको कॉन्सेप्ट ऑफ अरेस्ट बताना है, डेफिनेशन क्या होता है, उसका प्रोसीजर कैसे होता है, कितने टाइप्स ऑफ अरेस्ट होते हैं, जिस अरेस्टी को पकड़ा गया है, मतलब जिसको पकड़ा जाता है ना उसको अरेस्टी बोलते हैं, तो उसके राइट्स क्या होते हैं, ठीक है? लैंडमार्क केस लॉस, तो 2 केस लॉस तो आपको मुँह ज़ुबानी याद होने चाहिए। कौन से वो 2 केस लॉस हैं जो आपको पता होने चाहिए अरेस्ट के रिगार्डिंग? कौन सा केस लॉ ने गाइडलाइन दिया था? अभी मैंने बताया गाइडलाइंस तो DK डीके वापस बासु डीके देखे बस डीके बासु डीके बासु डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ दिखे बंगाल, दिखे बस ठीक है? दिखे बस कौन सा वो केस था जिसने ये बताया कि बाकी सारे राइट्स मिले ना मिले, लेकिन जो राइट है टू नो द रीजन ऑफ द अरेस्ट, ये तो अरेस्टी का राइट है ही है। ये कौन से केस में बोला गया था कि बाकी कोई भी राइट्स को आप मतलब दो ना दो, ये राइट तो रहता ही है अरेस्टी के पास कि उसको पता होना चाहिए द रीजन ऑफ अरेस्ट। कौन सा केस है ये? सुबह को भी हमने इसके बारे में बात की थी। शिलाबर से मैडम, जोगिंदर शिलाबर कुमार से। नहीं, जोगिंदर कुमार वेरी गुड श्रद्धा जी, जोगिंदर कुमार का केस है, ठीक है? तो उसमें उन्होंने दे आर द 2 मोस्ट लैंडमार्क केसेस ऑफ अरेस्ट। तो अगर आप अरेस्ट का क्वेश्चन लिख रहे हो और ये 2 केसेस नहीं लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आपने ठीक तरह से पढ़ाई नहीं की, ठीक है? तो ये 2 केसेस आपको लिखने ही है, याद रखना। An arrest is the act of taking a person into custody either for preventing the commission of an offense or to answer for an alleged crime. It is the first step in the criminal justice process and represents the state authority to curtail individual freedom for legal purposes. तो आपको याद रखना आर्टिकल 21 भी क्या बोलता है कि no one can be deprived of personal liberty and life except according to the due process of law.
तो अरेस्ट का भी वही है, ठीक है, कि आपको कोई आपकी मतलब पर्सनल लिबर्टी को अगर कोई मतलब कर्टेल करता है, ठीक है, रोकता है, ठीक है, तो वो कर नहीं सकता एक्सेप्ट फॉर अगर फॉर एग्जांपल अगर वो लीगल प्रोसेस के लिए कर रहा है तो, ठीक है, तो अलग हो जाता है। अरेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक विद एन और वारंट एंड विदाउट अ वारंट। सुबह को ही आई थिंक श्रद्धा जी आप थी या मतलब मुझे याद नहीं कौन कौन था जिस जब मैंने डिफरेंस पूछा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, तो मुझे डिफरेंस ये बताया गया था कि एक में अरेस्ट होता है, दूसरे में अरेस्ट नहीं हो सकता। तभी मैंने रोका था और बोला था कि नहीं, अरेस्ट तो आप दोनों में कर सकते हो, बस डिफरेंस ये होता है कि कॉग्निजेबल अरेस्ट होता है उसमें आपको वारंट की ज़रूरत नहीं होती है, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें आपको अरेस्ट अगर करना है तो यू हैव टू अरेस्ट विद अ वारंट, आपको वारंट लाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन अ वारंट इज मेड बेस्ड ऑन व्हेन अ अरेस्ट इज मेड बेस्ड ऑन अ वारंट विच इज issued by a competent judicial authority, that is arrest with a warrant, and without a warrant when a police officer arrest a person for a cognizable offense, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल के लिए आप नहीं कर सकते हो विदाउट अ वारंट अरेस्ट, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। वेयर ऑब्टेनिंग अ वारंट इज नॉट नेसेसरी ड्यू टू द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन। कौन से ऐसा अरेस्ट कर सकते हो तुम जहाँ पे वारंट की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ एग्जाम्पल बताओ। कहा मर्डर मैम। रेप केस, मर्डर रेप केस में भी केस हो गया, टेररिज्म हो गया, ठीक है, इन सब के लिए आप रुकोगे थोड़ी कि नहीं नहीं भाई कोई तो आएगा वारंट लेके फिर इनको पकड़ेंगे करके, ठीक है, तो याद रखना। टाइप्स ऑफ अरेस्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेस्ट, वन इज प्रिवेंटिव अरेस्ट एंड वन इज कस्टोडियल अरेस्ट। सिर्फ नाम से क्या आप मुझे बता सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या लगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंटिव अरेस्ट एंड कस्टोडियल अरेस्ट, क्या प्रिवेंटिव अरेस्ट इज लाइक ही उनको लग रहा है पुलिस को कि ये अक्यूज हो सकता है, तो जस्ट बिकॉज वो भाग नहीं जाए या उसको बाद में तकलीफ हो उसको ढूंढने की, इसके लिए एज अ प्रिवेंटिव एक्शन वो उसको अरेस्ट करना जरूरी है। और कस्टोडियल अरेस्ट? कस्टोडियल अरेस्ट में स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ऑलरेडी उनके पास कि ही इज accused, and that is why we are seeking custody in order to gather evidence, more stronger evidence, to prove that he's the accused. से फॉर एग्जांपल Ma'am, actually, in the custodial arrest, it is put under the observation of the police. The person is not sent into the jail or any other thing. He is under the observation of the police. ओके, पुलिस कस्टडी में होता है, और प्रिवेंटिव अरेस्ट में सी whenever you compare, right, कंपैरिजन का यही होता है ना, जब आप कंपेयर करते हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें ये प्रोविजन है दूसरे का मुझे पता नहीं, ठीक है, मेरे पास तो जेब में 1000 रुपए है, वो सामने वाले की जेब में कितने पैसे है मुझे पता नहीं है, तो कंपेयर कैसे कर रही हो फिर, ठीक है, कंपैरिजन तो तब होता है ना जब तुम बोलते हो कि मेरे पास मेरे जेब में 1000 रुपए है और उसके जेब में 500 है, तो मैं उससे ज़्यादा अमीर हूँ, मैं उससे 2 गुना ज़्यादा अमीर हूँ, दैट इज़ हाउ कंपैरिजन वर्क, राइट, मतलब लॉजिकली, ठीक है। आपने कस्टडी के बारे में बोल दिया कि आपने बोला कि यार कस्टडी में तो ऐसा होगा, बट फिर प्रिवेंटिव में कैसा होगा? हाँ हरी जी कुछ बोलना चाहते थे। मैं ही सोच रहा था मैम क्या हो सकता है। ठीक है, Ma'am, preventive arrest would be when the police would be arresting a particular person when they have a suspicion that this particular person might tamper with the proof or the evidence or may entirely affect the result of the case. So, in fact, before the case proceedings are there, they can apply for the arrest of that person as a preventive action. ठीक है, सो वेरी नाइस। सो हमेशा गाइस हमेशा समझो कि द रीज़न वाई एक्सप्लेनेशन करने से पहले या कुछ बोलने से पहले मैं क्यों आप लोगों को पूछ रही हूँ, बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ कि एज अ पर्सन एज अ लॉयर जो मतलब बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा जो अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल है वो बच्चों से अलग होता है, बच्चों को हम रट्टा कराते हैं, बच्चों को तो हम बोलते हैं कि देखो ये है ऐसे ऐसे सीखो, अडल्ट का ब्रेन वैसे नहीं काम करता, ठीक है, आप लोग पहले अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से सीखते हो,
तो पहले इसलिए जानना ज़रूरी है कि आपका डेफिनेशन क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि भाई ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और उसके बाद जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं तब ये माइंड में आपका क्लियर हो जाता है, जो आप चीज़ कभी भूलते नहीं। तो प्रिवेंटिव अरेस्ट, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सही बोला, दे आर मेड टू प्रिवेंट एन इंडिविजुअल फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम। ठीक है। BNSS 2023 continues provision for preventing arrest which are particularly important in maintaining public order during situation like riots और violent protest। तो जैसे violent protest के टाइम पे वगैरह आप पकड़ते हो और जेल में डालते हो कुछ लोगों के लिए, ताकि वो कुछ तोड़ा फोड़ ना कर सके, कुछ मतलब ये ना कर सको, या राइट्स के टाइम पे, तो ये प्रिवेंटिव अरेस्ट होता है। ठीक है। सो हाउएवर प्रिवेंटिव डिटेंशन मस्ट मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द नेसेसिटी एंड द रीजन मस्ट बी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड। कस्टोडियल अरेस्ट तब होता है जब आप इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे किसी बंदे को आप कस्टडी में लेते हो। ठीक है। आइदर दे कुड हैव बीन लाइक आपने उस क्राइम को कमिट करते हुए देखा है या वो सस्पेक्टेड है। ठीक है। आप, आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है। आपने जो मुझे सारी चीज़ें बताई ना, वो सारी कस्टोडियल अरेस्ट की थी, बट आपने उसको प्रिवेंटिव में भी डाल दिया। आपने अपने मन में प्रिवेंटिव क्या डाला कि अगर किसी ने, मुझे शक है कि इसने क्राइम किया है और अगर मैं उसको पकड़ता हूँ तो वो प्रिवेंटिव है, लेकिन अगर मैंने देखा है इसको क्राइम करते हुए और अगर मैं उसको पकड़ता हूँ तो ये कस्टोडियल है, जबकि वो दोनों कस्टोडियल ही है। आपने किसी को देखा हो, आपके पास प्रॉपर विटनेस हो, या आपको सस्पिशन हो, दोनों टाइम पे जब आप कस्टडी में एक इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड में अगर किसी को पकड़ते हो, अरेस्ट करते हो क्वेश्चनिंग के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, ट्रायल के टाइम पे, तो ये सारे कस्टडियल अरेस्ट ही होते हैं। तो प्रिवेंटिव अरेस्ट में वो नहीं होता। प्रिवेंटिव अरेस्ट में वो होता है जहाँ पे आपने कोई क्राइम किया नहीं है, बट मुझे शक है कि आप करोगे। ठीक है। आपका नेचर ऐसा है ना कि आप करोगे। ठीक है। जैसे कि राइट हो गया तुम्हारा, वॉयलेंट प्रोटेस्ट हो गया। ठीक है। कि भाई होता है ना, एक मूवी आई थी कांटे करके, आई डोंट नो किसने देखी है वो, संजय दत्त और उनकी कांटे मूवी थी। तो उसमें जब भी कुछ हो जाता है या जब भी उनको शक होता है या जब भी, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन, जब भी ऐसा कोई टेररिस्ट थ्रेट होता है या कुछ होता है, तो जो इलाके के से वो बोलते हैं ना कि इलाके के जो खुजली वाले कुत्ते होते हैं, ठीक है, जब पता होता है कि कि भाई पेंडेमिक आने वाला है या कोई खुजली वाला कुत्ता काटने वाला है, तो सारे खुजली वाले कुत्ते को पकड़ के क्या कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं ताकि उसको रुक सके। राइट। तो दैट इज़ प्रिवेंटिव अरेस्ट, जहाँ पे आपको लगता है कि इन्होंने कुछ किया नहीं लेकिन ये कुछ कर सकते हैं। many a times you must might have seen that दंगे के लिए स्पेशली जब कोई माहौल ऐसा बन जाता है, कोई मर गया या कुछ ऐसा हो गया और आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर लोग हैं जो दंगा करा सकते हैं। ठीक है। तो वो लोग उसको अरेस्ट करके रख देते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने दंगे कराए, बट जस्ट यू हैव अ सस्पिशन कि वो दंगे करा सकते हैं, तो दैट इज़ अ प्रिवेंटिव अरेस्ट। ठीक है। तो याद रखना, इन दोनों में डिफरेंस समझ जाओ। आई होप आप लोगों को खुद ही मतलब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा फ्रॉम योर ओन आंसर्स एंड व्हाट द करेक्ट आंसर इज। सो ऑलवेज सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट में हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वन इज़ बिफोर द अरेस्ट, देन ड्यूरिंग द अरेस्ट, एंड देन लास्ट में आफ्टर द अरेस्ट। ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया में हम उसको डिफाइन करेंगे। तो बिफोर द अरेस्ट मतलब अरेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या करना होता है। द अरेस्टिंग authorities must follow strict procedural safeguard under BNSS 2023। क्या क्या स्ट्रिक्ट सेफगार्ड है। पहला, आपको ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट देना होगा, ये आप मतलब चूक ही नहीं सकते हो। हमने बहुत बार इसको रिपीटेडली बोला है कि राइट ऑफ अरेस्ट ही होता है कि उसको पता होना चाहिए कि किस रीज़न पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो an arrest must be made based on reasonable suspicion or credible evidence. A magistrate or law enforcement officer must have sufficient reason to believe that the person has been involved in a cognizable offense। अगर ये हम किस किस ये कर रहे हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अगर तुम बिना वारंट के अरेस्ट कर रहे हो तो बाद में तुम्हें मैजिस्ट्रेट को ये सफिशिएंट रीज़न देना होगा कि भाई हाँ इसमें ज़रूरी था। ठीक है। प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन करोगे अरेस्ट करने के लिए, चलो लेके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर अ अरेस्ट मेमो। ठीक है। अगर DK पासू का केस किसी ने अच्छी तरह से फॉलो किया है तो अरेस्ट मेमो क्या होगा ये उनको पता होगा। राइट।
कि एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जो हमें बनाना पड़ता है, जिस पे वो जो बंदा अरेस्ट करने वाला है वो साइन भी लेता है। किसकी साइन लेता है? सो इट हैज़ द टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ अरेस्ट अलॉन्ग विद द ग्राउंड्स, ये सारी चीज़ें होती है उसमें। किसकी साइन लेता है अरेस्ट मेमो पे जब वो पकड़ने आता है? तो अगर डी के पासो का केस तो आप लोगों को पता हो तो किसकी साइन ज़रूरी होती है? विटनेस रिलेटिव या फ्रेंड भी। उसकी खुद की भी और उसके खुद की भी लेता है। हाँ, उसकी खुद की होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उसकी साइन, ठीक है, प्लस उसके कोई रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड उनकी साइन। अगर वो नहीं मौजूद हो तो, अगर कोई फ्रेंड या रिलेटिव या कोई मौजूद नहीं हो तो किसकी साइन लेते हैं? नेबर नेबर सोसाइटी वाले नेबर्स। नेबर सोसाइटी नहीं, वहाँ पे हमने देखा था कि पर्सन हु इज़ ऑफ क्रेडिबल रेपुटेशन, याद है? हमने बोला था कि जो क्रेडिबल रेपुटेशन का होता है कि मैं, हाँ भाई इसको इन्फॉर्म किया है हमने, तो ये किसी न किसी को इन्फॉर्म करेंगे। जैसे कि कोई डॉक्टर हुआ, लॉयर हो या जज हुआ, कोई भी जो उस सोसाइटी में रहता हो जो ये कर सके कि हाँ हमने उसको ठीक तरह से अरेस्ट किया है। देखिए वासु का केस वापस एक बार ज़रूर पढ़ लेना। इन्फॉर्मिंग ऑफ द राइट्स, अरेस्टी को बताना ज़रूरी है, इसीलिए उसकी सिग्नेचर लेना ज़रूरी हो जाती है उस मेमो पे, ठीक है? तो याद रखना उसकी सिग्नेचर बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज दैट मीन्स कि आपने अरेस्टी को उसके लीगल राइट्स बता दिए हैं और ये बता दिया है कि किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है। उसकी सिग्नेचर इस बात को टेस्टिफाई करती है। तो कल अगर वो बोला कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे बताया नहीं था कि मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसकी सिग्नेचर दिखेगी यहाँ पे, ठीक है? ड्यूरिंग दी अरेस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफिसर, हमने डी के बॉस में देखा था कि वो क्या लेके जाते हैं, आईडी कार्ड लेके जाते हैं ना, कि भाई हाँ भाई मैं आया हूँ और मैं ये हूँ, ये पुलिस स्टेशन से हूँ, ये रैंक का हूँ, ये पोजीशन का हूँ और मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ। यूज़ ऑफ फोर्स, हमने देखा है कि वो यूज़ ऑफ फोर्स नहीं कर सकते अरेस्ट के लिए, ओनली हाउ मच इज़ नेसेसरी, एक्सेसिव फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है? एंड कम्युनिकेशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, तो उसको बताना होगा कि कौन से ग्राउंड्स पे तुम अरेस्ट कर रहे हो और उसके लीगल राइट्स क्या है, मतलब यू नो कि वो लीगल प्रोविजंस क्या है कि वो किसी को बुला सकता है। आफ्टर द अरेस्ट, तो अरेस्ट मेमो जो होता है उसकी डिटेल्स को तुम्हें रखना होता है, ठीक है? एंड इट मस्ट बी साइन बाय द अरेस्टी एंड अ विटनेस, यूजुअली अ फैमिली मेम्बर और अ नेबर, ठीक है? प्रोडक्शन बिफोर द मैजिस्ट्रेट, कितने घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना है उसको? विद इन 24, 24 आवर्स। ठीक है? 24 आवर्स के बीच में आपको प्रेजेंट करना होगा। अगर नहीं करोगे तो इट विल गो अंडर आर्टिकल 22, जो अनलॉफुल डिटेंशन के बारे में बात करता है, ठीक है? आर्टिकल 22, 21 नहीं, ठीक है? सो दिस इज अ क्रिटिकल सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। एंड लास्टली आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराओगे, ये देखने के लिए कि कोई फिजिकल कोई ये तो नहीं है जो, मतलब यू नो, कोई साइंस ऑफ विजिबल साइंस ऑफ इंजरी। ये विजिबल साइंस ऑफ इंजरी में ही ब्रूजेज आते हैं, ठीक है? ब्रूजेज दिख जाते हैं, ठीक है, कि भाई हाथ में पैर में कहीं पे चोट लगी है, ठीक है? तो मेडिकल रिकॉर्ड में ये सारा हो जाना चाहिए कि कोई असॉल्ट या कोई ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, ठीक है? तो मेडिकल एग्जामिनेशन। तो लेट्स जस्ट रिकैप। तो वापिस से देखो, प्रोसीजर क्या है, 3 टाइप में हमने डिवाइड किया है, बिफोर अरेस्ट, ड्यूरिंग अरेस्ट एंड आफ्टर अरेस्ट। बिफोर अरेस्ट कौन सी 3 चीज़ें करनी है, किसको याद है? अरेस्ट से पहले क्या क्या करोगे आप? ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट, ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट और प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ अरेस्ट मेमो। सारा एक साथ ये मत करो। अरेस्ट मेमो ड्यूरिंग अरेस्ट में आता है कि बिफोर अरेस्ट में आता है? प्रिपरेशन बिफोर ठीक है, तो अरेस्ट मेमो। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, पहले ग्राउंड्स तैयार करो, ठीक है? दूसरा, अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करो, ठीक है? तीसरा, इन्फॉर्म करना होगा आपको अरेस्टी के उसके लीगल राइट्स के बारे में। दिस इज़ बिफोर अरेस्ट। ड्यूरिंग अरेस्ट क्या होगा? आपको जब ऑफिसर को अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाना होगा, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना होगा या कम से कम करना होगा, और कम्युनिकेट करना होगा ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट, ठीक है? यहाँ पे हम उसके राइट्स बताते हैं कि उसके लीगल राइट्स क्या हैं, कि वो एक लॉयर को लिख के आ सकता है। बोलते हैं ना वो मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि वो हमेशा बोलते हैं कि यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट
और bring a lawyer. ठीक है, एनीथिंग दैट यू से विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, तो ये उसके राइट्स होते हैं जो आप उनको बता सकते हो. ठीक है, यहाँ पे आप उनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताते हो, क्यों आपको पकड़ा जा रहा है. एंड अरेस्ट होने के बाद ये जो अरेस्ट मेमो है उससे साइन करवाते हो, एंड प्लस एक दूसरे विटनेस से भी साइन करवाते हो. ठीक है, प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर आपको प्रोड्यूस करना है और मेडिकल एग्जामिनेशन करना है. ये भूलना नहीं गाइस, इसको मैंने नोट्स में ऐसे इसलिए रखा है ताकि आपको ये 13 मार्क का क्वेश्चन लिखने में या याद रखने में आसानी हो. ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं कि सी हाउ द पैटर्न इज. पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, देन आई एम टॉकिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अरेस्ट. अरेस्ट में विद अ वारंट हो सकता है, विदाउट अ वारंट हो सकता है, तो ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बारे में बात करता है. फिर टाइप्स ऑफ अरेस्ट में हमने प्रिवेंटिव और कस्टोडियल अरेस्ट के बारे में बात की, और उसके बाद प्रोसीजर में हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया ताकि आपको वो पॉइंटर्स में याद रखें. राइट्स ऑफ द अरेस्ट, इसको हमने पहले भी बहुत बार हम बोल चुके हैं और इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है. तो पहला, ही नीड्स टू नो द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट. ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेके आ सकता है. ठीक है, ही कैन रिमेन साइलेंट. ठीक है, ही कैन इन्फॉर्म अ फैमिली मेम्बर. He can have the right to medical examination, and he has to be presented before the magistrate within 24 hours. तो ये सारे उसके राइट्स हैं. इन सब के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की है. ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसको रिपीट करने की इतनी ज़रूरत है. इंपॉर्टेंट केस लॉज, तो हमने क्या बोला, 2 केस लॉज बहुत ज़रूरी है. कौन से 2 केस लॉज? एक DK वासु का केस लॉ और एक जोगिंदर. इवन शीला वर्से के केस भी बहुत मतलब खास है. ठीक है, so DK Vasu versus State of West Bengal, this landmark case laid down the detailed guideline for arrest and detention procedure. The Supreme Court mandated that the police must prepare an arrest memo with the date, time and reason for the arrest. A relative or friend must be informed about the arrest, and the arrested should be subjected to medical examination every 48 hours during detention. तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप ज़्यादा पॉइंट्स डाल सकते हो आपका आंसर बड़ा करने के लिए. द कोर्ट, जोगिंदर कुमार में क्या बोला? द कोर्ट हैज हेल्ड दैट अरेस्ट शुड नॉट बी मेड रूटीनली और आर्बिटरीली. ऐसे नहीं कि भाई आर्बिटरीली का मतलब क्या होता है? मनमानी. तो पुलिस की मनमानी से आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो. यू हैव टू हैव रीजनेबल जस्टिफिकेशन एंड ग्राउंड्स फॉर डिप्राइविंग समवन ऑफ द लिबर्टी. और ये ग्राउंड्स आपको अरेस्टी को बताने पड़ेंगे. ये इस केस में बहुत फोकस किया था. शीला वर्से के केस में ये इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज इट टॉक मोर अबाउट वुमेन इन कस्टडी. ठीक है, so this case focus on the treatment of women in custody and emphasize that female arrestees should be detained only in the presence of female police officer. This case was significant in ensuring gender sensitive practices and in the arrest processes. Khatri versus State of Bihar. In this case, the Supreme Court underscored the importance of legal representation for the indigent accused and reiterated that right to legal aid is a fundamental right. याद रखना, मतलब हर एक इंसान के पास, देखो ये तो है कि खुद अपना केस तुम लड़ सकते हो, लेकिन बहुत सारे लीगल प्रोविजंस होंगे या दावपेच बोलते हैं जिसको हिंदी में, जो आपको आते नहीं हो. तो ऐसे केस में आप किसी लीगल एड का मांग कर सकते हो. ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोर्ट को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अंडर फंडामेंटल राइट. वो आर्टिकल 21 के अंडर आता है, राइट टू लीगल एड. ठीक है, और कोई आपको राइट टू लीगल एड आपसे छीन नहीं सकता. मेनका गांधी के केस में हमने क्या देखा था, यहीं पे हमने ऑडी अल्ट्रम पार्टम के बारे में बात की थी कि जो भी प्रोसीजर होगा, ट्रायल होगा, वो सारा फेयर होना चाहिए. ठीक है, और इसी की वजह से एक्स पार्टे जब आप डिसीजन लेते हो तो फिर वो बंदा वापस आके वो केस को रिविजन करा सकता है उस केस का. ठीक है, क्यों? बिकॉज वो नहीं था जब ये डिसीजन दिया जा रहा था. ठीक है, तो ये केस में फेयर ट्रायल का बहुत मतलब इम्पोर्टेंस दिया गया था. एक केस इसलिए रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि आज भी हम मेनका गांधी के केस को ही मतलब रिफ़र करते हैं जब हमें फेयर ट्रायल या ऑडी अल्ट्रम पार्टम की बात करनी होती है. ठीक है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार. सो दिस केस emphasized the need for police officer to follow proper procedure when making arrest. The court reiterated that arrest memo must be completed and the arrestee's right must be fully upheld during the process. तो अरेस्ट मेमो में क्या क्या होना चाहिए, किसको याद है? जल्दी बताओ,
क्या क्या होना चाहिए? क्या वो 4 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए अरेस्ट मेमो में? Ma'am, ma'am, the charge that is being levied against that guy, ओके, और the date and time of Point the legal place. date and time of the arrest, place of the arrest. यस, तो दैट्स व्हाई गो इन ऑर्डर। सो डेट ऑफ अरेस्ट, टाइम ऑफ अरेस्ट, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड चार्ज ऑफ अरेस्ट। ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो ये 4 चीज़ें हैं जो श्योरली होनी चाहिए अरेस्ट मेमो में। एंड सी हाउ इट इज़ लाइक यू डोंट हैव टू, मतलब आपको रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेंस लगा के बात करो ना, कि कोई आपको अगर पकड़ने आया है तो आप उस चीज़ में क्या होना चाहिए कि किस दिन के लिए है, किस टाइम पे अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कौन सी जगह पे अरेस्ट कर रहे हो और कौन से चार्ज पे अरेस्ट कर रहे हो, कौन से ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहे हो। तो ये 4 चीज़ें उसमें होनी कंपलसरी है। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वाज सेड इन दिस केस, कि अरेस्ट मेमो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 चीज़ें लिख दी और बाद में देखा जाएगा दूसरा चीज़। ठीक है। What is the difference between BNSS 2023 and criminal procedure in terms of arrest? ठीक है, हम अरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम पूरा नहीं करेंगे। पूरा तो हमने सुबह को कर दिया था कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सिर्फ अरेस्ट से रिलेटेड क्या प्रोविजन है जो बदल गए, मतलब सीआरपीसी में कुछ अलग था और बीएनएसएस में कुछ अलग आ गया। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने इसलिए ऐसा रखा है ताकि अगर कल तुम्हें ऐसा लगे कि क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीआरपीसी पे आ गए, बीएनएसएस पे नहीं आए, तो भी जब तुम्हें डिफरेंस पता होगा यू विल बी एबल टू आंसर दिस, राइट। तो आप ये सेम आंसर आप सीआरपीसी में भी अगर पूछा जाता है, आई रीड योर मैसेजेस, मेनी ऑफ यू गाइज आर कंफ्यूज और बोलते रहते हो कि मैम पता नहीं, हो सकता है कि कि सीआरपीसी होगा एग्ज़ाम में, बीएनएसएस नहीं होगा। तो अगर ऐसा आ भी जाता है तो जब आप कंपैरिजन में पढ़ोगे तो आप दोनों एग्ज़ाम दोनों वे में लिख पाओगे। ठीक है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? सो फर्स्ट इज़ प्रोसीजरल सेफ गार्ड। ठीक है, तो BNSS 2023 mandates stricter procedural requirement for arrest, while CRPC 1973 included provision for informing the arrestee of their right, कि हाँ भाई तुम उसको बता दो कि ये तुम्हारा राइट है। BNSS 2023 goes further by formalizing the requirement for detailed documentation। सिर्फ बताना नहीं है, हमें राइटिंग में सब कुछ रखना है। ठीक है, अगर आप बता रहे हो उसको कि भाई ये ग्राउंड्स पे तुम अरेस्ट कर रहे हो, उस मेमो पे उसका साइन भी लेना है। ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा राइटिंग में होगा कि हाँ भाई उसको बताया था, ऐसा नहीं कि ओरली बताया कि चल लेके जा रहे हैं तेरे को। ठीक है, लाइक द अरेस्ट मेमो एंड स्पेसिफाइंग टाइटर टाइमलाइंस फॉर प्रेजेंटिंग द अरेस्टी बिफोर द मैजिस्ट्रेट। कितने टाइम के अंदर प्रेजेंट करना है मैजिस्ट्रेट के सामने? 24 घंटे से 24 पहले घंटे, 24 hours 24 आवर्स। तो ये सारा चीज़ सीआरपीसी में मिसिंग था। ठीक है, जो बीएनएसएस ने ऐड कर दिया। अकाउंटेबिलिटी, हमने जय भीम मूवी अगर किसी ने देखी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता था ना, हमने डीके बासु में भी देखा था केस में क्या होता था कि नीलावती बहेरा के केस में भी देखा था कि पुलिस वाले लेते थे, मारते थे और कोई अकाउंटेबिलिटी लेने की लेता ही नहीं था। तो ये पुलिस के लिए स्पेशली, पुलिस टू हैव मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस अरेस्ट, ये बीएनएसएस ने बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता तुम कि नहीं अरेस्ट कर दिया और बाद में तुमने लाइक यू सेड कि नहीं नहीं भाई मेरे से ये नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ। सो इट गेव यू प्रॉपर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर जो आपको फॉलो करने होंगे, विच विल हैव अ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द ऑफिसर अगर आप नहीं फॉलो करते तो, एंड ऑल्सो लीड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट अनलॉफुल अरेस्ट के लिए आप उसको मतलब ये कर सकते हो। ठीक है, तो सीआरपीसी में भी थे बट इतने नहीं थे। ठीक है, बहुत ही कम थे। कैन यू गाइज रिमेंबर हमने जब आईपीसी पढ़ा था तो आईपीसी का एक जनरल डिफेंस ऐसा था जिसमें हमने ये बोला कि अगर कोई सुनील जी को पकड़ने आया और वो सुनील जी के मतलब उनको लगा सपन जी ही सुनील जी है और वो सुनील जी की जगह पे सपन जी को पकड़ के लेके गए, ठीक है, और उनको रखा और बाद में पता चला कि नहीं नहीं यार ये तो कोई और निकला, तो ऐसे केस में वो बच जाता था बिकॉज ही वॉज डूइंग, क्या हो रहा था वो, ही वॉज जस्टिफाइड बिकॉज ही इज बाउंड बाय लॉ, राइट। याद है आईपीसी का 76 हमने देखा था। ठीक है, अभी तो वो बदल गए होंगे सेक्शंस, बट
तो ये चीज़ों का पुलिस वाले बहुत फ़ायदा उठाते थे। ठीक है, आप किसी को पकड़ के लेके जाओ, बाद में बोलो कि नहीं नहीं अरे यार थोड़ा गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि सीआरपीसी में इतने कोई प्रोविजंस नहीं थे। लेकिन डीके बासु के केस होने के बाद जो प्रोविजंस आए, तो बीएनएसएस ने क्या कर दिया, अभी उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। सो इट हैज़ लेड टू मोर डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट द ऑफिसर, एंड ऑल्सो आप चाहो तो उनके खिलाफ लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी ले सकते हो अगर वो आपको ऐसे ही अनलॉफुली अरेस्ट करते हो तो दे विल हैव टू जस्टिफाई क्या उसने कैसे ये किया। मतलब अगर वो ये बोलता है, अगर सपन जी ने केस डाल दिया पुलिस वालों के, इन्होंने मुझे ऐसे ही अरेस्ट किया था, तो दे विल हैव टू पुट द बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर होगा कि उनको बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं सच में हमें लगा कि ये सुनील जी थे और सुनील जी की जगह पे हमने इनको अरेस्ट किया था। तो दे विल हैव टू प्रूव इट कि किसी ने हमें बताया कि देखो सुनील जी उस घर में रहते हैं, या सुनील जी ये जैकेट डाल के घूम रहे हैं, और उसी दिन बरोबर सपन जी वही जैकेट डाल के घूम रहे थे। तो ऐसा कुछ तो तो दे द बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर आ जाएगा। Right to legal counsel. So BNSS 2023 has more emphasis on early access to legal counsel. ठीक है, तो हमेशा तुमने देखा होगा पहले पहले की जो मूवीज़ आते थे जिसमें वो बोलते थे कि कि मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है, तो ऐसे मारते थे और बोलते थे कि लॉयर वॉयर कुछ नहीं है, जो है हम ही है। ठीक है, तो पहले सीआरपीसी में था लेकिन इतना नहीं था, और लॉयर हमेशा बाद में आता था। जब तुम्हारा केस ट्रायल के लिए जाता था ना कोर्ट में, तब लॉयर आता था। वेरएज़ बीएनएसएस में ऐसा नहीं है। बीएनएसएस में डीके बासु का जो केस था, जिसमें गाइडलाइंस में लिखे गए थे कि यू कैन हैव योर लॉयर प्रेजेंट इवन ड्यूरिंग इंटरोगेशन। तो इंटरोगेशन के टाइम पे भी आपको लॉयर हो सकता है आपके पास। तो बीएनएसएस ने ये करा दिया कि आप पहले भी लॉयर को बुला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रायल के टाइम पे ही लॉयर को बुलाओ। आपको जब जैसे ही पकड़ा जाते हैं उसी टाइम से आपका एक्सेस टू लीगल काउंसिल शुरू हो जाता है। ठीक है, अरेस्ट मेमो हमने ऑलरेडी देखा कि अरेस्ट मेमो में उन्होंने बोल दिया कि इट मस्ट बी साइंड बाय द अरेस्टी एज वेल एज अ थर्ड पार्टी विटनेस, ताकि इंश्योर हो सके कि हाँ भाई अरेस्ट के टाइम पे प्रॉपर अरेस्ट हुआ है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुई है, ऐसा नहीं कि हमने कोई मनमानी की है। मेडिकल एग्जामिनेशन, ताकि कोई बाद में ये ना बोल सके कि भाई कोई कस्टोडियल वायलेंस हुआ है, राइट। सो टू डॉक्यूमेंट एनी इंस्टेंस ऑफ कस्टोडियल वायलेंस, हमने मेडिकल एग्जामिनेशन रखा है कि जब हमने इसको पकड़ा तो इसको ये चोटें आई हुई थी और यही ये चोट है, हमने कुछ मारा वारा नहीं है उसको। ठीक है, सो इन कंक्लूजन what we can say is the BNS 2023 significantly enhances the procedural safeguard and rights of individual during arrest. It seeks to rectify many of the shortcomings of the CRPC, particularly in terms of transparency, accountability, and protection of human rights. To transparency, okay, let's just highlight this: transparency, accountability, and protection of human rights. ठीक है, एंड ये क्वेश्चन सिर्फ अरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा नहीं बात कर रहा। द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द जुडिशरी, पर्टिकुलरली इन द केसेस लाइक डीके बासु एंड जोगिंदर कुमार, continues to form the bedrock of arrest procedures, ensuring that police powers are balanced against individual liability. मतलब पुलिस को भी अपना अधिकार हो, लेकिन तुम्हारा भी जो राइट्स है, ठीक है, कि कोई तुम्हारा जो पर्सनल लिबर्टी को विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ छीने ना, जो आर्टिकल 21 गारंटीज यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी हमने बैलेंस करना, दोनों को बैलेंस करना। ठीक है, so the new provisions in BNSS 2023 aims to strengthen this balance, focusing on modern principles of justice, transparency and fairness in the process of arrest. तो ये पूरा आपका अरेस्ट का क्वेश्चन हो जाएगा, जब भी अरेस्ट का क्वेश्चन लिखना है तो। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया। इज देयर अ टेक अवे आज के सेशन में? हमने दो चीज़ें की। एक तो हमने पहले आपको थोड़े बहुत ब्रेन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके आपको कुछ सिचुएशंस बताया, 10 सिचुएशंस, जहाँ पे अगर आपके क्लाइंट्स ऐसे आते हैं अलग अलग सिचुएशंस लेके, किसी को अरेस्ट किया है, पता नहीं रहे कि अरेस्ट क्यों किया गया है, या किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल विक्टिम है और विक्टिम आती नहीं है रिटेलिएशन की वजह से। तो आज आपसे मिलके अच्छा लगा। थैंक यू विद्या जी।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, तो आप ऐसे ही पढ़ना शुरू करो। मैंने और भी किए थे सिचुएशन एनालिसिस के क्वेश्चंस, आई थिंक नेक्स्ट इसमें हम और ज़्यादा करेंगे। तो कोशिश हमारी यही चलेगी कि एक एक दिन थोड़ा थोड़ा सिचुएशन करें और थोड़ा थोड़ा 13 मार्क के क्वेश्चन करें, ऐसे करके। ऑब्वियसली गाइज आई वोंट बी एबल टू गो इनटू सो मच डिटेल जितनी निशा मैम जा रही हैं या वो जाती हैं, लाइक एक एक सेक्शन, एक एक प्रोविज़न और पूरा पूरा करते हुए, बिकॉज़ मैंने पहले भी बोला है कि मैं आई गेयर मोर टूवर्ड्स द एग्ज़ाम प्रिपरेशन, राइट। और एग्ज़ाम में आपके पास 1.5 महीना बचा है, ठीक है, 1.5 महीना में दिवाली भी आ रही है, तो 4 सब्जेक्ट करने हैं, राइट। तो 4 सब्जेक्ट में आपको, यू कैन नॉट, लाइक, नहीं होगा उतना टाइम कि बैरैक में पूरा बैठ के पूरा वो कर सके। तो माई एंटायर थिंग विल बी कि कैसे करके ऐसा कुछ करे कि जैसे कि अरेस्ट हो गया अभी, इतना सिंपल तरीके से नोट्स बनाया या एक्सप्लेन करें कि जब आप इसको रिवाइज करने जाए तो आपको लगे कि यार कल ही तो पढ़ा था, यू नो तो आपको ऐसा ना लगे कि 1.5 महीने पहले पढ़ा था। तो इसको रिवाइज ज़्यादा करना ना पड़े, ठीक है। या आप, मतलब अगर आपको कल भी किसी ने पूछा जाए कि अरेस्ट के बारे में कम से कम 1 पेज तो लिख दो, तो आप एटलीस्ट इतना लिख पाओगे कि कि अरेस्ट विथ वारंट होता है, विदाउट वारंट होता है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, 2 टाइप के अरेस्ट होते हैं, कस्टोडियल अरेस्ट, प्रिवेंटिव अरेस्ट। प्रिवेंटिव अरेस्ट कब होता है, कस्टोडियल अरेस्ट कब होता है, वो चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई कि प्रिवेंटिव अरेस्ट तब किया जाता है जब राइट्स हो, या तुम्हारा से फॉर एग्जांपल कोई प्रिवेंटिव एक्शन में कोई दंगे वंगे रोकने हैं। और कस्टोडियल अरेस्ट तब किए जाते हैं जब कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, कलेक्शन करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि कोई सस्पेक्ट है उसको पकड़ना है, तो वो कस्टोडियल अरेस्ट हो जाता है। फिर हमने प्रोसीजर में भी देखा कि प्रोसीजर में हमने 3 अलग अलग टाइप बताए कि एक, अरेस्ट करने से पहले एक बंदे को क्या क्या तैयार करना होगा, अरेस्ट के टाइम पे उस पुलिस वाले को क्या करना होगा, और अरेस्ट के बाद उस पुलिस वाले को क्या करना होगा। तो ये जब प्रोसीजर हमें पता होगा तो हमें पता होगा कि पुलिस वाले जो है वो प्रोसीजर ठीक तरह से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमने राइट्स ऑफ अरेस्टी देखा कि अरेस्टी के क्या क्या राइट्स होंगे। उसके बाद हमने देखा कि बीएनएसएस और सीआरपीसी में बीएनएसएस ने क्या क्या प्रोविजन ज़्यादा डाले हैं, जैसे कि प्रोसीजर सेफगार्ड, टाइम लाइन, अरेस्ट मेमो, लीगल काउंसिल की मदद लेना, फिर तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन कराना, मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर तुम्हें रखना। ये जो टाइम लाइन्स है ना, ये सीआरपीसी में नहीं थे, ये यहाँ पे ज़्यादा एम्फसाइज किए गए हैं बीएनएसएस में। और ये किसके किसके चलते, तो हमने केस लॉज भी देखे कि कौन से केस लॉज है जिसके वजह से बीएनएसएस ने ये सारे डाले। तो हमने डीके वासु का केस देखा, हमने जोगिंदर का केस देखा, शीला बरसे का केस देखा, खत्री का केस देखा, हमने इसका केस देखा, क्या बात, मेनका गांधी का केस देखा, ठीक है। तो इन सब के केसेस हमने देखे, और इन केसेस से ही जो जजमेंट आए उससे मतलब सारा देख के ये सारे अरेस्ट के प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो ऐसा अगर आप आंसर एक फॉर्मुलेट करके लिखोगे, इवन बैक ऑफ द हेड अगर आपको आता है सब कुछ, ओके, यू जस्ट हैव टू फॉर्मुलेट इट इनटू एन आंसर, ठीक है, तो वो भी बहुत सही निकल जाएगा। तो बैरैक्ट की जो लैंग्वेज होती है ना, थोड़ी, जैसे कि हरी जी, आई एम सॉरी कि मैंने आपको वो प्रोविज़न जो आप पढ़ रहे थे, सेक्शन जो पढ़ रहे थे, वो पढ़ने से रोका। द रीज़न आई डिड इट बिकॉज़ एक तो रात हो गई है, एंड मैंने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था आपको कि आप लोगों को मैं सेशन ले रही हूँ। एंड मेन इज़ लिस्ट की सेक्शन जो होते हैं ना, जब आप पढ़ते हो ना, बैरैक्ट की लैंग्वेज होती है ना, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। लाइक ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं सकते हो, आपको पढ़ना चाहिए, एआईबी की एग्ज़ाम आएगी तो आपको बैरैक्ट ही काम आएगी। बट जैसे मैंने बोला है कि ऑलवेज हैव लाइक 2 डिफरेंट अप्रोच। जब आप निशा मैम के साथ मतलब पढ़ रहे हो, तो शी इज़ मोर ऑफ अ बैरैक्ट पर्सन, तो उनको बैरैक्ट की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। जब आप मेरे साथ हो तो मैं मोस्टली आपको प्रैक्टिकल के लिए तैयार करती हूँ, कि आपके सामने अगर ऐसा कोई आया तो आप क्या करोगे, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस। आपने मूवीज़ में देखा होगा, आपने केस सुना होगा, आपने पता नहीं कहीं कहीं से फ़नी चीज़ें सुनी होगी, या अगर आपने सुना भी नहीं हो तो आप अपनी तरीके से सोचो कि भाई मेरे पास ये आया बंदा और ये बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा। यू आर इन अ यू आर इन अ स्टेट वेर यू आर थर्ड ईयर नाउ, थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, मतलब आप आधे लॉयर के आधे से ज़्यादा लॉयर हो चुके हो। तो आपको ये आपका ब्रेन जो है ना, उनको अभी यूटिलाइज करना शुरू करना होगा
क्या मेरे पास ऐसा आया तो मैं क्या करूँगा, अच्छा कौन सा प्रोविज़न यूज़ कर सकता हूँ, अच्छा ये लगा सकता हूँ क्या, अच्छा ये लगाऊँगा तो क्या होगा, अच्छा मतलब इस तरीके से यू हैव टू कवर योर ट्रैक। ठीक है, बोलते हैं कि जिनको चेस आता है ना वो बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, बिकॉज जो चेस है ना, चेस में बंदा स्ट्रैटेजिकली खेलता है। ठीक है, वो सारा मतलब मूव, एक मूव करने से पहले वो ऑलरेडी 3 मूव के बारे में सोच चुका होता है कि कि भाई मैं ऐसे करूँगा तो ये कैसे खेलेगा और उसके बाद मेरा मूव क्या होगा और उसके बाद वो क्या करेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न दे कैन थिंक अहेड कि भाई अनलॉयर इस वजह से वो एक ऑब्वियसली आई डोंट से कि अभी तुम जाके चेस खेलना शुरू कर दो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि जिनको चेस खेलना आता है या जो बचपन से खेलते हैं वो बहुत अच्छे लॉयर बनते हैं, बिकॉज वो हमेशा 2-3 कदम आगे का सोच रहे होते हैं कि हाँ मैंने ये आर्ग्यूमेंट प्लेस की तो सामने वाला कौन से चीज़ों पे मेरे को कट कर सकता है, कौन सा प्रोविजन लेके आ सकता है। बट ऑब्वियसली ये सोचने के लिए आपको सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए। अगर कुछ आता ही नहीं है तो फिर क्या सोचोगे आप, यू नो तो फिर आप कुछ नहीं सोच पाओगे। ठीक है मैडम, डू यू नो अबाउट अपियरिंग फॉर द AIB एग्जाम, द इंटरव्यू, क्या लिखा है, हाई कोर्ट इंटरव्यू, हाई कोर्ट इज प्लानिंग फॉर स्टूडेंट्स अबाउट 30 ईयर्स। अबाउट 30 ईयर्स क्या है मुझे नहीं पता। About before appearing for the AIB exam, the interview High Court is planning for the students above 30 years। ये मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ इतना देखा है कि AIB का जो तुमने बोला ना, किसी ने भेजा था कि 3rd ईयर के स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। याद रखना 3rd ईयर में उन्होंने बोला है कि लास्ट सेमेस्टर, लास्ट हाँ सेमेस्टर। लास्ट सेमेस्टर इसलिए बोला है उन्होंने बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना जिन्होंने मतलब बिकॉज ऑफ सम रीजंस दे कैन नॉट गिव देयर फाइनल एग्जाम्स, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स वो नहीं दे पाते एंड देखो किसकी लाइफ में क्या चल रहा है यू कैन नॉट नेवर प्रेडिक्ट। एंड बाय माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं ये बोल सकती हूँ कि कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती है, आपको प्रायोरिटी देखनी होती है कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है और उसके हिसाब से आपको चलना होता है, राइट, एंड देन यू कैन थिंक अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग। तो मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट्स नहीं दे पाते सेमेस्टर 6, तो 5 देते हैं, 6 नहीं दे पाते। तो ऐसे स्टूडेंट्स का क्या हो, इसी वजह से आई थिंक AIB ने वो रखा है कि अगर आपके सेम 6 के एग्ज़ाम्स नहीं आए, इसका रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी आप AIB दे दो वाइल यू आर वेटिंग फॉर योर सेम 6 एग्ज़ाम्स। ठीक है, ताकि आपको 1 साल और रुकना ना पड़े AIB के एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए उन लोगों के लिए किया है, तुम लोगों के लिए नहीं किया है। तुम्हें सिस्टम के हिसाब से ही जाना है एंड इट्स गुड कि सिस्टम के हिसाब से जाना है, बिकॉज 3,500 रुपये की फ़ीस होती है। ठीक है, एंड यू गाइज आर नॉट येट प्रिपेयर्ड फॉर इट। जब आपका फाइनल एग्ज़ाम हो जाएंगे सेमेस्टर 6 के, उसके बाद फिर वी कैन लाइक whoever you guys like whoever wants to join, so we can plan to have AIB के सेशंस। उसके बाद तो फिर तुम लोग कहाँ हमें मिलने वाले हो, उसके बाद तो फिर टाटा बाय बाय करते घूमोगे, बोलोगे मैम अभी डिग्री मिल चुकी है, अब तुम ही कौन, है ना। वो अंदाज अपना अपना की तरह हो जाएगा कि आइला गोविंदा, फिर बोलता है अरे चमाइला तू कौन, तो ऐसा मैं बोलूँगी कि कि